It is exact 10:30. Exactly 10:30. Good morning, sir. Today we will discuss two topics. One, as you see it, how to write a proposal for research grant, and after a break we will take the ethics. Okay, so from your exam point of view, this topic is of little weight. उसका ज़्यादा वेट आपके एग्जाम में नहीं है, बट इथिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट और कल का पहला सेशन वो इम्पोर्टेंट है. ठीक है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और ये प्रपोजल है, उसमें आपको केवल एक या दो सवाल पर टॉपिक आ सकते हैं. सो दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट और all of you, those who wanted to pursue either a minor project or a major project or continue to do research in your academic career. अब होता क्या है, जस्ट लाइक आप लोगों ने आपके पीएचडी के लिए सिनॉप्सिस बनाया, सो प्रपोजल इज आल्सो एग्जैक्टली लाइक सिनॉप्सिस. ओनली थिंग दैट वी हैव टू ऐड in the proposal is a theoretical framework which we discussed yesterday. Now there are certain rules, certain biases are there. ये पैसा सबको नहीं मिलता है, and the most important I would say drawback is that अगर 100 रुपए का बजट है पूरे इंडिया में, तो लगभग 60, 65 या 70 रुपए साइंस को दिए जाते हैं और ओनली बचे हुए 30-35% ये नॉन साइंस को मिलते हैं. सो आई वुड नॉट कॉल इट अ ड्रॉबैक, बिकॉज इन साइंस द एप्लीकेटरी रिसर्च हैज मोर वाइडर इम्पैक्ट, और इसीलिए फंडिंग जो दी जाती है वो मैक्सिमम साइंस रिलेटेड चीजों को प्रायोरिटी दी जाती है. द नॉन साइंस में the kind of work that we do is policy recommendation. गवर्नमेंट को स्टडी करके पॉलिसी देने का. फॉर एग्जांपल couple of years ago हमने एक प्रोजेक्ट किया था कि अमरावती डिस्ट्रिक्ट में एमजी नरेगा आने के बाद वहाँ के जो बंजारा लोग हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, अपने विदर्भ में आपको वाशिम और अमरावती डिस्ट्रिक्ट में बंजारा लोग मिलेंगे, टू सर्टेन एक्सटेंट इन अकोला ऑल्सो. अपने ईस्टर्न विदर्भ में उतने बंजारा लोग नहीं है. नागपुर हो गया, गढ़चिरौली हो गया, चंद्रपुर, गोंदिया, भंडारा, वहाँ बंजारा नहीं है, मतलब बहुत ही कम है, बट वेस्टर्न विदर्भ में दे आर देयर. सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी, then some recommendations were made, and then government will try to implement interventions to mitigate the what you call to improve the lifestyle of the बंजारा. तो नॉन साइंस में बहुत कम आते हैं, but आते हैं, mostly are related to the policy recommendation. If you can conduct a study and give certain recommendations, then government can implement those recommendations, then it will be useful, right? So first and foremost, we have to start with a very good idea. Okay, now कल मैं एक चीज के बारे में सोच रहा था अपना सेशन खत्म होने के बाद. क्या होता है ना, नॉन साइंस के जो रिसर्च प्रोजेक्ट रहते हैं ना, वो बहुत सॉरी टू इंटरप्ट सर. हाँ सर सॉरी टू इंटरप्ट. आपके स्क्रीन पे ना सर वो लॉगिन का कुछ दिख रहा है, विंडो दिख रहा है. हाँ, उसको जस्ट मिनिमाइज इट. या हाँ ओके, यस हो रहा है अभी आप. हाँ ओके. सो यस्टरडे आई वाज थिंकिंग कि नॉन साइंस के जो रिसर्च प्रोजेक्ट होते हैं ना, वो बहुत आसान होते हैं उसका टाइटल बना के, प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना के, बट उसकी डिफिकल्टी आती है उसके मेथड में, उसके एनालिसिस में. साइंस में क्या होता है, आप किस चीज के ऊपर काम करोगे ये ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता है, बट एक बार आपने सही टॉपिक चुन लिया और आपका डिजाइन अगर रीजनेबल हो गया, तो आपका बाकी काम बहुत आसान हो जाता है. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी हैव टू स्टार्ट विद अ वेरी गुड आइडिया इन माइंड, दैट एज टू व्हाट वी आर गोइंग टू डू. वन मोर बिग डिफरेंस बिटवीन these research project and the PhD project is that ये प्रोजेक्ट केवल और केवल 6, 12 या 18 महीने के ही होते हैं. मैक्सिमम प्रोजेक्ट जो हमने किए हैं ये 90 डेज से 180 डेज में आपको करना पड़ता है, मतलब आपको फुल टाइम इसको डेडिकेशन देना पड़ता है. अनलाइक पीएचडी जहाँ पे आपको 5 साल मिलते हैं, आपको बाकी सब चीजें करनी पड़ती है, प्रोग्रेस रिपोर्ट वगैरह वो सब इसमें भी है.
बट इसमें समय सीमा बहुत बहुत कम होती है एंड इसकी स्क्रूटिनी भी बहुत स्ट्रिक्ट की जाती है बिकॉज ओपन एडवर्टीजमेंट आता है तो कई लोग कई संस्थाएं उसको अप्लाई करती है और क्राइटेरिया के बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो वी हैव टू हैव अ वेरी गुड आइडिया. नाउ व्हाट हैपेंस मेनी a time the candidate has an excellent idea in mind as to what they have to do, but they are unable to put it on a piece of paper. वो प्रपोजल उसका सही तरीके से बना नहीं सकते जिसको हम कहते हैं पैकेजिंग. तो उसका पैकेजिंग अगर सही नहीं होगा तो आइडिया कितना भी अच्छा हो वो तो रिजेक्ट हो जाएगा, राइट. कई बार आइडिया एवरेज या बिलो एवरेज होती है बट बहुत अच्छे तरीके से लिखी जाती है, उसको भी रिजेक्ट किया जाता है. सो इसीलिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी शुड इम्प्रूव आवर पैकेजिंग. उसका स्ट्रेट मतलब ये है वी शुड बी इन अ पोजिशन to write a proposal in a such a way that it is seamless, well articulated, concise, logical. जर तुम्ही तुमचा सिनॉप्सिस आसपासनं 10 वर्षांनी जर बघितला तर तुम्हाला डेफिनेटली हसू येईल की अरे यार क्या लिखा, उसको और अच्छे से हम लिख सकते थे. ये होता है. तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ सिनॉप्सिस बट विथ मिनिमल मिस्टेक्स. मिनिमल मतलब आई वुड इवन से जीरो मिस्टेक. उसमें स्पेलिंग एरर को भी निगेटिव मार्क्स मिलते हैं क्योंकि आपको कोई पैसा दे रहा है. पीएचडी में आपको कोई पैसा नहीं दे रहा है, आपको डिग्री मिलने वाली है आपके काम. बट रिसर्च प्रोजेक्ट की फोकस शुड बी ऑन जीरो मिस्टेक्स. हाँ, कंसेप्ट कुड बी डिफरेंट बट पैकेजिंग में आप जब करोगे तो वहां पे आपको आपसे टाइपो एरर, स्पेलिंग एरर, any other mistake, grammatical mistake is not at all expected. So we should be working hard on how to improve the packaging. और ये कला जो है ये सभी लोगों को अनफॉर्चुनेटली नहीं आती. बहुत कम लोग होते हैं, आई वुड से अराउंड 3-4-5% लोग होते हैं जो ड्राफ्टिंग में एक्सलेंट होते हैं, जिनका ड्राफ्टिंग बहुत अच्छा होता है. तो आपको ऐसे शख्स की शायद हेल्प लेनी पड़ सकती है, राइट. नाउ व्हाट वी हैव टू डू. फर्स्टली वी मस्ट फाइंड द राइट एजेंसी दैट विल फिट आवर आइडिया. क्या होता है, अभी हम ऑलमोस्ट अप्रैल खत्म होने आ रहे हैं. जून महीने के एंड में मतलब जुलाई अगस्त में ये पूरी एडवर्टीजमेंट पेपर में आती है और ये पूरा फाइनल होते होते फरवरी आ जाता है और मार्च के महीने में वो प्रोजेक्ट अलोकेट करते हैं क्योंकि 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर चालू होता है. तो अभी इस साल ये जो फाइनेंशियल ईयर है इसके प्रोजेक्ट ऑलरेडी अलोकेट हो जाते हैं. दे आर टिपिकली अलोकेटेड ऑन 1 अप्रैल. मतलब मैंने ही 3 प्रोजेक्ट ऐसे किए थे कि हमको 1 अप्रैल को प्रोजेक्ट मिला, 30 सितंबर को उसकी सबमिशन डेडलाइन थी. तो टिपिकली फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर को उसको अलोकेट किया जाता है और प्रिफरेबली उसको फरवरी तक उसको कंप्लीट करके सबमिट करके एजेंसी नए प्रोजेक्ट जो है वो इशू करने की फिर से प्रोसेस. तो दिस इज अ ईयरली प्रोसेस. ऐसा नहीं है कि ये कुछ साल आते कुछ साल नहीं आते, नहीं. इट कम्स एवरी ईयर. देर आर नंबर ऑफ एजेंसीज. आपका आईसीएमआर है, आपका यूजीसी का है, एआईसीटी है, टाटा इंस्टीट्यूट है और साइंस के लिए तो बहुत सारी एजेंसीज है. तो अब सवाल आता है कि इनको ढूंढना कहाँ. अब इसका ऐसा कोई एग्रीगेटर वेबसाइट ऐसा कुछ भी नहीं है. कुछ एजेंसियां जो है वो न्यूज़पेपर में ऐड देती है, कुछ एजेंसी जो है वो उनके वेबसाइट पे या जो एकेडमिक ग्रुप बने हुए लिंक्डइन पे. सो इफ यू आर ऑन दी लिंक्डइन, फिर एक academia.edu नाम का एक ग्रुप है, ऐसे कई सारे ग्रुप है, वहां पे वो आता है, वहां से वो सर्कुलेट होता है. तो टू गेट द एजेंसी यू मस्ट बी अ पार्ट ऑफ सम लिंक्डइन और देर आर सर्टन एग्रीगेटर. कुछ है जहाँ पे आप अगर गूगल में डालोगे तो उनके लेटर, न्यूज लेटर आते रहते हैं और वो फिर बताएंगे कि कौन से एजेंसी की एड कब आने वाली है, राइट. सो यूजुअली क्या होता है, हर फंडिंग एजेंसी उनकी फंडिंग गाइडलाइन इशू करती है
कि उसमें क्राइटेरिया क्या होगा, प्रपोजल कैसा लिखना है, थीमेटिक एरिया कितने होंगे, इवेल्यूएशन क्राइटेरिया क्या होगा, आउटकम कैसे जज किए जाएंगे, एन नंबर ऑफ डिटेल्स आर गिवन. So as a candidate, we must study the guideline very carefully. गाइडलाइन एक बार केयरफुली पढ़ने के बाद हमको देखना है कि हमारे दिमाग में जो आइडिया चल रही है, वेदर इट फॉल्स इन दी डिजायर्ड फंडिंग थीम. क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम आई वुड से मोर देन 50% फंडिंग थीम में बहुत ब्रॉड होती है. जैसे अगर सोशल साइंस दिया तो उसमें सब आ गया, उसमें इकोनॉमिक्स भी आ गया, स्टैटिस्टिक्स भी आ गया, कॉमर्स भी आ गया, मैनेजमेंट भी आ गया, सब कुछ आ गया उसमें. तो कई बार ब्रॉड थीम दी जाती है. सम एजेंसी जो होती है, दे आर वेरी स्पेसिफिक विथ रिस्पेक्ट टू दिस थीम. सो दे विल से अबाउट एयर पोल्यूशन, वाटर मैनेजमेंट, तो ऐसे नैरो थीम दी जाती है. सो वी मस्ट बी एबल टू जज दैट माई आइडिया फॉल्स इन अ पर्टिकुलर थीम. क्या होता है, अगर आपने गलत थीम में प्रपोजल डाल दिया तो आपका समय चला गया, वो वैसे ही रिजेक्ट होगा. तो वैसा करने का नहीं. देन अगर गाइडलाइन में क्राइटेरिया दिया गया है कि फंडिंग कैसा होगा, यूजुअली इसमें क्या होता है, 30% एजेंसीज होती है वो क्राइटेरिया देती है, 70% एजेंसी ये क्राइटेरिया को छुपा के रखती है, जिसको हम ग्रे एरिया कहते हैं, दे डोंट टेल. अगर क्राइटेरिया दिया है तो उसमें मैं आपको बोलता हूँ वो क्राइटेरिया कैसे देते हैं. सबसे पहले रिलीवेंस ऑफ द टॉपिक टू द थीम, उसको से फॉर एग्जांपल 10% मार्क देंगे. फिर आपने जो रिसर्च मेथड प्रपोज किया हुआ है उसको 10% मार्क हो गए. आपके जो टीम मेंबर्स है उनका साइंटिफिक क्वालिफिकेशन, उनके रिसर्च पेपर, उनका पेटेंट, उनका किया हुआ फील्ड का काम, इसको 20% का वेटेज देंगे. फिर आप किस तरीके से प्रोजेक्ट को आइडिया से कंप्लीशन पे ले गए, उसको 20-25% ऐसे क्राइटेरिया दिए जाते हैं. इवन विद इन दी प्रपोजल जो आप सिनॉप्सिस लिखोगे तो सेक्शन वाइज मार्क दिए जाते हैं. जैसे हम लोग एमबीए के बच्चों के फाइनेंस फाइनेंस के पेपर जब चेक करते हैं ना, तो आंसर डजंट काउंट, दिस स्टेप काउंट. इवन इंजीनियरिंग में मैंने जब मेरा इंजीनियरिंग किया तो हमको ये पता चला था, फाइनल आंसर विल नॉट काउंट, बट आप जो स्टेप्स में वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं आपको स्टेप पे मार्किंग मिलता है. वैसे कुछ एजेंसीज का क्राइटेरिया होता है, आपके प्रपोजल के स्टेप के ऊपर वो मार्क देते हैं और फिर वो उसका टैली करके वो उसको स्क्रूटिनाइज करते हैं. तो अगर क्राइटेरिया आपको दिखता है तो यू आर वेरी लकी. 10 आउट ऑफ 7, सॉरी 7 आउट ऑफ 10 क्राइटेरिया वो देते नहीं है, तो आपको हवा में तीर चलाना पड़ता है, बट डजेंट मैटर. कई बार कैंडिडेट क्या करता है, ये गलती हमने भी की है, और प्रपोजल लिखने को चालू हो जाते हैं बिना गाइडलाइन पढ़े. गाइडलाइन पढ़ना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि गाइडलाइन में बाकी चीजें आती है, जैसे आपका माइलस्टोन क्या होगा, आप रिपोर्टिंग कब करोगे, आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट कौन देगा, आपका लोकल कोऑर्डिनेटर कौन होगा, अगर कोई दिक्कतें आती है, जैसे मान लो 3-4 लोगों की टीम है, एक अचानक बीमार हो गया, किसका एक्सीडेंट हो गया, ऐसी कई सारी चीजें आती है. तो गाइडलाइन में बहुत क्लियर दिया जाता है, क्योंकि एक चीज हमको ध्यान में रखने का है, यूजुअली ये सब चीजें करने के लिए हमको किसी इंस्टीट्यूट का सहारा लेना पड़ता है. मतलब से नागपुर यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट, और इवन यू आर इन एफिलिएटेड कॉलेज, आपको एफिलिएटेड कॉलेज के नाम पे ही इसको अप्लाई करना पड़ता है. यूजुअली इंडिविजुअल के नाम पे ये प्रोजेक्ट दिए नहीं जाते. they insist that you should represent some kind of organization which is legitimate, which has filed all the income tax reports and they have the GST number, ये वो आते हैं. तो कई बार गाइडलाइन में भी लिखा होता है कि जीएसटी, एक बार हमारे साथ ये हुआ था, उस समय जीएसटी था नहीं, सर्विस टैक्स नंबर था. और अपने पूरन मेश्राम साहब फाइनेंस में थे, तो वो हमने नागपुर यूनिवर्सिटी से किया था, तो हमको वो सर्टिफिकेट मिल गया कि जो भी 12.5% जो भी था वो दे दिया. फॉर्चुनेटली वो प्रोजेक्ट लंबा था और जब तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीशन में गया तो जीएसटी आ गया और जीएसटी डायरेक्ट हो गया 25%. तो उसमें फिर काफी सारी दिक्कतें हमको आई थी. तो कई बार क्या होता है, हम अपने
आइडिया और अपने कंसेप्ट पे बहुत फोकस होते हैं, बट ये जो बाकी की चीजें जो होती है ये भी उतनी ही हमको ध्यान से पढ़नी है, ताकि आगे चल के नंबर वन फाइनेंशियल लॉस नहीं होना चाहिए, नंबर टू हमसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए जिससे वो हमको ब्लैकलिस्ट, they can also blacklist you if you are representing a very good institute and if you compromise on certain governance issue, तो वो आपको वार्निंग लेटर भी इशू कर सकते हैं कि आगे चल के हम फलाना फलाना इंस्टीट्यूट या फलाना फलाना यूनिवर्सिटी का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये भी हो चुका है। सो वी हैव टू बी कॉशियस ऑन दैट पार्ट आल्सो बिसाइड्स व्हाट वी आर एमिंग टू डू। अब कुछ लोग हमारे जान पहचान में आ गए पिछले 7-8 सालों में। व्हेन हैविंग डिस्कशंस विद देम, इनफॉर्मली उन लोगों ने हमको कुछ क्राइटेरिया बताए कि व्हाट आर द टिपिकल क्राइटेरिया फॉर रिव्यूइंग द योर रिसर्च प्रपोजल। सो इसमें भी एक सबसे बड़ा बायस है, यू हैव टू बी मेरिटोरियस स्टूडेंट। मान लो आपका बीएससी में गोल्ड मेडल है, एमएससी में गोल्ड मेडल है, पीएचडी में तो खैर मेडल मेडल तो मिलता नहीं है, बट आपके नाम पे पेपर होने चाहिए। जब आप रिसर्च कर रहे हो तो इधर यू शुड हैव अ पेटेंट ऑन योर नेम और यू शुड हैव अ वेरी हाई क्वालिटी पेपर पब्लिश्ड इन सम पीयर रिव्यूड साइंटिफिक जर्नल। मेरिट देखा जाता है। इवन कुछ किस केसेस में राइट फ्रॉम एसएससी, एचएससी, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री का भी वो आपका परसेंटेज पूछते हैं। सो मेरिट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दे बिलीव दैट जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होते हैं वही काम को आगे लेके जा सकते हैं। ये मैं इससे सहमत नहीं होऊंगा, बट समहाउ ये जो रिसर्च की दुनिया है ये केवल मेरिटोरियस लोगों के लिए ही बनाई गई है। टॉप क्वालिटी रिसर्च जिसको हम बोलते हैं। सेकंड वो देखते हैं जो प्रोग्राम एजेंसी ने लॉन्च किया है, आपका प्रपोजल वो प्रोग्राम के प्रायोरिटी में बैठता है क्या। हम्म? अगर उनको लगा कि ये बैठता है तो फिर आपका काम जो है वो आसान हो जाएगा, मतलब आपकी एंट्री वहां पक्की होगी। कई बार उनको लगता है कि अरे यार 1500 प्रपोजल आए, 1500 में से हमको 100 शॉर्टलिस्ट करना है, तो वो लोग क्या करते हैं जितना रिलीवेंट के पास जितने हैं 100 में से, तो 60-70 उनको वहां डाल देते हैं और बचे हुए 30 जो होते हैं, 30-40 वो उसके आजू बाजू के प्रायोरिटी वाले भी डाल देते हैं, ताकि एक बार कैंडिडेट से बात करके फिर उसके ऊपर डिसीजन लिया जा सकता है। तो रिलीवेंस ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपका रिलीवेंस नहीं है तो वैसे ही आप रिजेक्ट हो जाएंगे, नो मैटर हाउ गुड इज योर आइडिया, हाउ वेल पैकेज दैट आइडिया, इट डजंट काउंट। तीसरा ड्रॉबैक, क्वालिफिकेशन बहुत अहम माने जाते हैं। क्वालिफिकेशन का पहला क्राइटेरिया है द प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर और को इन्वेस्टिगेटर एंड को इन्वेस्टिगेटर बोथ शुड हैव अ पीएचडी डिग्री। ये पहला क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया, द प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर शुड बी ऑफ प्रोफेसर लेवल। मी तसा टेक्निकली प्रोफेसर लेवलचा आहे, पण मी मॅनेजमेंट साईडनी येतो आणि माझं काम सोशल सायन्स मध्ये चालतं, त्याच्यामुळे दे से टू बी दॅट यू डू नॉट बिलोंग टू सोशल सायन्स, यू हैव ओनली 8-10 years ऑफ एक्सपीरियंस, सो आई एम नॉट क्वालिफाइड एज ए प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर। तो ऐसा शख्स जिसके पास कम से कम 20 साल का टीचिंग और रिसर्च एक्सपीरियंस है और जो प्रोफेसर लेवल पे किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज या यूनिवर्सिटी में काम कर रहा है, दे ऑटोमेटिकली क्वालिफाई एज ए पर्सन। वो पीआई अगर क्वालिफाई हो गया तो फिर हम सब क्वालिफाई होंगे एज ए को इन्वेस्टिगेटर एट एसोसिएट प्रोफेसर लेवल, प्रोवाइडेड वी शुड हैव अ पीएचडी डिग्री either completed or pursuing or registered. One more criteria is there, those who have registered, pursuing or completed should have at least 2 to 3 high quality research paper in the area in which they intend to pursue the research project. तो एपी लेवल पर भी आपका कम से कम 1 या 2 पेपर चाहिए। अभी जैसे आप लोग पीएचडी कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप लोगों को 2 पेपर पब्लिश करना अनिवार्य है। तो अगर वो 2 में से आपका एक पेपर बहुत अच्छी क्वालिटी का होगा तो आप एज ए को इन्वेस्टिगेटर एट एसोसिएट प्रोफेसर लेवल आप क्वालिफाई हो जाएंगे। तीसरा जो आपके टीम मेंबर होगा वो एक अच्छा लिखने वाला होगा, एक कोऑर्डिनेटर होगा। सो
no more than 3 people should be there in the team. Preferably आप 4 भी रख सकते हो, but 3 लोग आप sufficiently वो काम कर सकते हैं. Then planning and administration of the project. अक्सर ये देखा गया है कि जो रिसर्चर होते हैं वो अपनी धुन में काम करने वाले लोग होते हैं, उनको ये मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा वीकनेस होता है. बट एट द सेम टाइम दी फंडिंग एजेंसी मेक श्योर दैट कि अगर हमने इनको काम दिया तो तय समय सीमा में ये काम को ये अपने मंजिल तक, मकाम तक पहुंचाने के लिए काबिल है कि नहीं, वो हमको डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है कि हम किस तरीके से डेटा क्या, उसमें पूरा टाइमलाइन आगे मैं आपको डिस्कस करूंगा. अनलाइक पीएचडी, एक्चुअली अगर ये चीजें हमने पीएचडी में डाल दी ना, तो पीएचडी मेरे ख्याल से 36 महीने के अंदर सब लोगों की हो जानी चाहिए. पर खैर ठीक है, जो कि आप सब लोग काम करते हो, आपको बाकी एकेडमिक फैमिली सब चीजों में इन्वॉल्व होना पड़ता है, इसलिए वो 5 साल का टाइम पीरियड दिया जाता है. अदरवाइज अ फुल टाइम पीएचडी शुड टेक नो मोर देन 36 to 40 months. तो ये भी फुल टाइम ही जॉब होता है. तो हमको इसमें हम किस तरीके से काम की शुरुआत करेंगे, किस तरीके से उसको मॉनिटरिंग करेंगे, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा. उसमें एमएनई कंपोनेंट डालना पड़ता है, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन. आप इमेजिन करो अगर ये हमारे पीएचडी में डाल दिया गया, तो फिर आपका गाइड आपको हर 2 महीने में पूछेगा कुठपर्यंत आलात. पण आता तशी व्यवस्था नाही आहे. ऑल यू डू इज प्रोबेबली, आई डोंट नो, 6 महीने में एक बार या साल में एक बार एक प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको जमा करना पड़ता है गाइड का स्टैंप लेके. तो प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरी मच इसेंशियल पार्ट ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट, बिकॉज आपके पास टाइम लिमिट बहुत लिमिटेड होता है. और इसीलिए दो टीम होती है, जो प्रपोजल सबमिट किया जाता है उसमें हमको इस चीज के बारे में भी डेफिनेटली हाईलाइट करना पड़ता है. अब क्या होता है, एक बार आपका प्रपोजल वहां पहुंच गए, तो जो रिव्यू कमिटी के मेंबर होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं, नो मोर देन 7 पीपल. क्योंकि मान लो अगर 4 थीमेटिक एरिया उन्होंने डाले, तो हर थीमेटिक एरिया का एक एक्सपर्ट या 2 एक्सपर्ट वो लाके बिठाएंगे. अगर थीमेटिक एरिया बहुत स्पेसिफिक है तो फिर 3-4 लोगों से भी उनका काम हो जाता है. तो वो रिव्यूअर क्या करता है, उनको एक गाइडलाइन दी जाती है कि हाउ दे शुड इवेल्युएट द प्रपोजल. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द रिव्यूअर विल लुक एट द स्ट्रेंथ ऑफ योर प्रपोजल, कि आपने जो लिखा है उसकी खूबियां क्या है. फिर वो देखेगा वीकनेस, उसकी खामियां क्या है. एंड देन अल्टीमेटली हु आर दी पीपल वर्किंग ऑन इट, उनके क्वालिफिकेशन. यहाँ पे फिर वही आ गया, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, रिसर्च क्वालिफिकेशन, क्या इन लोगों ने ऐसा काम किया है, क्या इनको तजुर्बा है, क्या इनके फील्ड से रिलेटेड ये काम है क्या, वो भी डिटेल. क्योंकि आपका स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है बट क्वालिफिकेशन सो है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको होल्ड पे रखा जाता है, आपको वो प्रोजेक्ट मिलने की गुंजाइश कम हो जाती है, प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है. एंड देन दे ऑल्सो लुक एट व्हाट काइंड ऑफ प्रोबेबिलिटी यू हैव मेंशन. ये जब हम प्रपोजल डालते हैं तो हमसे ये पूछा जाता है कि आपको क्या लगता है कि ये आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हमको मेंशन करनी पड़ती है प्रपोजल में. स्पेशली साइंस के प्रोजेक्ट्स के लिए अगर आप कोई प्रोटोटाइप बना रहे हो या कोई इक्विपमेंट बना रहे हो, तो डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज मस्ट बी हाईलाइटेड. नाउ द क्वेश्चन कम की हाउ मच प्रोबेबिलिटी वी मस्ट मेंशन. किती टाकली पाहिजे आपण प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस? एनी आइडिया, एनी गेस? आप कितना डालोगे अगर आपको पूछा गया तो? सांगा ना. गिरीश कुलकर्णी, हर्षवर्धन इंगळे, सांगा कोणीतरी सांगा. Sir, I don't have any idea. ओके, एनीबडी एल्स? Sir, कितनी 100%? डालली? नो, नॉट 100%. अरे काल सांगितलं ना बाबा, देर इज नो सच थिंग एज 100%. So 75%. 25%. Fair enough. Fair enough. Okay. 95% at least we can say, sir. 99.99%. नाही नाही, मी तुम्हाला 95%. सांगतो. हा, द 90%. रूल ऑफ थंब, नाही, रूल ऑफ I थंब ये think बोलता है. 75% we can say 75% we will be successful.
सो रूल ऑफ थंब ये बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस शुड बी एनीवेयर बिटवीन 75% टू 82-83%, मैक्स 85%. 85 भी बहुत एम्बिशियस हो जाएगा, बट इट शुड स्टार्ट विथ 75 एंड गो अप टू 81, 82, 83. अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों? नंबर वन, अगर आपने बोला कि 100% प्रोबेबिलिटी है तो वो बोलेगा ये फेंकू आदमी है, ये फेंक रहा है, देर इज नो सच थिंग. आपने 99 बोला फिर भी वो बोलेगा फेंकू है. काल मी तुम्हाला काय सांगितलं, आपण स्टॅटिस्टिक्स मध्ये 95% कॉन्फिडन्स लेवल इंटरवल वापरतो. सो 95 इज ऑल्सो कन्सिडर्ड व्हेरी व्हेरी हाय. So reasonably accepted probabilities between 75 to 81, 82%. Now अगर आप गलती से 50% डाल देते हो गलती से, तो वो इवेल्युएटर बोलेगा यार ये 50% चांस का मामला मतलब तुक्का लगा तो लग गया, नहीं लगा तो हाई रिस्क है ना. पर जब हम 75 के ऊपर डालते हैं, मतलब 3/4 प्रोबेबिलिटी के ऊपर हम डालते हैं, तो इवेल्युएटर हमको क्या सवाल पूछेगा? वो पूछेगा बेटा आप अगर 75 से 82 तक डाल रहे हो तो 18 से 25% आपके फेल्यूर होने के चांसेस है, करेक्ट? When I'm saying I will be successful anywhere between 75 to 82, that means indirectly I can fail anywhere between 18 to 25%. मेरा 1/4 फेल्यूर का चांस है. तो वो पूछेगा ये सवाल आपको, आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल हो सकता है ये. तीसरा सवाल आपको ये पूछेगा अगर ऐसा हुआ तो आप क्या करोगे, जिसको हम प्रपोजल के लैंग्वेज में करते हैं ऑल्टरनेटिव टू पिटफॉल. जैसे अगर आपको यहाँ से अमरावती जाना है, आप भोले पेट्रोल पंप चले गए या रविनगर चले गए, वहां पे वो शिवशाही कौन सी वो बस आती है, नहीं आई, आपने आधा घंटा 1 घंटा देखा, आपको अर्जेंट पहुंचना है. अब आप ऑल्टरनेटिव देखोगे, और क्या मैं किसी को लिफ्ट मांग के जाऊं या फिर रेलवे स्टेशन चला जाऊं या फिर ओला उबेर मंगा के और पैसे खर्च करके जाऊं. सो व्हेन यू सी दी रिस्क, इसको हम रिस्क कहते हैं, अगर रिस्क आना शुरू होता है तो हम उसको मिटिगेट करने के लिए ऑल्टरनेटिव देखते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो मैं ऐसा करूंगा, वैसा हुआ तो मैं वैसा करूंगा. इसीलिए जो एक्सेप्टेबल लेवल होती है प्रोबेबिलिटी की, वो अराउंड 75 टू 80, 82% तक. आपने 85 भी डाला तो इट्स नो हार्म, बट द मोर यू पुट the better they should get convinced. And sometimes just by merely putting 99 or 100%, we have seen proposals were rejected. उन्होंने बोला आप हवा में बात कर रहे हो, इसमें कोई तथ्य नाही आहे. तर होतं म्हणजे सगळेच प्रोजेक्ट 100% म्हणजे कम्प्लीट म्हणण्यापेक्षा सक्सेसफुल होत नाही, त्याच्यात काही ना काही राहून जातात. 10% ते 100% रुक जाता है 10%, मतलब 90% तक हमने लोगों को जाते हुए देखा है. आप अगर 85 to 90 भी आप पहुंच गए तो आप एक्सेप्टेबल लेवल में आ गए. तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस भी स्पेसिफिकली वो एक कॉलम दिया जाता है. अगर वो कॉलम नहीं दिया हो या उसके बारे में मेंशन नहीं किया हो तो आपको डालने की जरूरत नहीं. पर अगर उन्होंने बोला है कि आप डालो तो फिर हमको एक रेंज देने का है, और रेंज देने के बाद मैं आगे आपको बताऊंगा पिटफॉल आपको देना है कि अगर कुछ हो गया तो आप क्या करोगे. एक्सपेरिमेंट आपको ये तरीके से करना है, कुछ गड़बड़ी हो गई तो आपको प्लान बी आपको वहां मेंशन करना पड़ता है, जिससे कि वो कंफर्टेबल सिचुएशन में आ जाते हैं रिव्यूअर. ये रिव्यूअर लोगों को क्राइटेरिया दिया जाता है स्कोर का, की आप प्रपोजल पे स्कोर, जसा आपण पेपर तपासतो ना, आपण त्याला मार्क देतो, सेक्शन ए में कितने मार्क है, सेक्शन बी में कितने, सेक्शन सी में, उसका टोटल करके अपन उसको मार्क दे देते कैंडिडेट को. वैसे ही आपके प्रपोजल को अगर मान लो रिव्यूअर टीम में 4 लोग होंगे या 5 लोग होंगे, हर शख्स आपका प्रपोजल पढ़ेगा और वो मार्क देगा. जैसे वो इंडियन आइडल पे देते हैं ना वो नेहा कक्कर वगैरह मार्क, वैसे हर रिव्यूअर यहाँ पे आपको मार्क देगा और उसका एक ग्रुप स्कोर बनाया जाएगा, एवरेज स्कोर. और एक बार ग्रुप स्कोर बन गया कि वो पूरे रिव्यूअर इकट्ठा बैठेंगे एंड दे विल लुक फॉर द प्रपोजल व्हिच दे कैन चैंपियन.
अब उनको पता चल गया है कि यस, अभी हम इसमें से कितने प्रपोजल बाहर निकालेंगे जो हम उसको चैंपियन बनाएंगे और बाकी को डस्टबिन में डाल देंगे। अब ये ग्रुप स्कोर देने के पहले वो रिव्यूअर आपका पूरा प्रपोजल पढ़ेगा। अब मान लीजिए आपका पीएचडी का सिनॉप्सिस 30-35 पन्ने का होगा, सब कुछ मिला के, बिब्लियोग्राफी, डायग्राम, टेबल वेबल मिला के, तर त्याला असे 30 पानाचे असे 1000 प्रपोजल वाचावे लागतात बरं का. इट्स नॉट अ इझी जॉब. इसीलिए proposals which are written logically will make the review process very easy. आपने प्रपोजल लिखते समय कहीं न कहीं लॉजिक सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया है तो वो रिव्यूअर को समझ में नहीं आएगा कि आप क्या कहने जा रहे हो. अगर वो रिव्यूअर को आगे पीछे बार बार जाना पड़ रहा है कि भैया ये कर क्या रहा है, इस करना क्या चाहता है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो वो आपका प्रपोजल वैसे ही रख देगा, बोलेगा यार ये समझ में नहीं आ रहा है क्या है. सो इसीलिए वी शुड नेवर मेक रिव्यूअर वर्क हार्ड. अगर वो आगे पीछे अगर जाता रहा आपके प्रपोजल में और उसको समझ में नहीं आ रहा है, हो सकता है वो उतना क्वालिफाईड भी नहीं होगा. आय डू नॉट ओव्हररूल दॅट फॅक्ट. असं असतं बरं का, तो शेवटी तो माणूसच आहे, त्यालाही काही लिमिटेशन असतील. बट अगर वो बहुत आगे पीछे गया तो बोलेंगे यार छोड़ दे, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा. जैसे मैं एक यूनिवर्सिटी में एमबीए फाइनेंस के पेपर चेक करने जाता था किसी समय, तो कब कैंडिडेट को ऑप्शन देते थे ए और बी, ये और हर इसमें ऑप्शन आते थे उस समय के एग्जाम पैटर्न में. तो कैंडिडेट अपने हिसाब से कोई भी अटेम्प्ट कर रहा था, 5C, 7B, 2A, 6B. तो मार्क देते समय, उसका पेपर इवेल्युएट करते समय हमको बहुत तकलीफ जाती थी, अरे यार ये क्या कर रहा है. बट दैट इज नॅचरल ऑन बिहाफ ऑफ द कैंडिडेट. पण तरी पेपर चेक करणारा उगाच चिडून जायचा. स्पेशली ये समर में वगैरह जब मैं चेक करने जाता था, एक तो गर्मी, वहाँ कूलर नहीं, पर वो अगर एग्जामिनर को और जो आपका पेपर चेक कर रहा है उसको तकलीफ हो गई नहीं तो वो सीधा उसको एवरेज मार्क देना चालू करेगा. ये ह्यूमन सायकोलॉजी आहे. म्हणून प्रपोजल लिहिताना इट शुड बी रिटन व्हेरी व्हेरी लॉजिकली. त्याचा अर्थ काय, इट शुड बी सीमलेस. आप अगर एखादी मूवी देखते हो, चालू हो गई मूवी, तो आपको ऐसा लगता है यार नहीं मैं पूरा देखूंगा ये क्या हो रहा है. या आप एखादी किताब पढ़ने लेते हो और आप कहते हो नहीं यार ये किताब मैं खत्म करके ही उठूंगा, त्याला म्हणतात सीमलेस कनेक्टिविटी. तो आपके खैर 30 पन्ने का तो आपका प्रपोजल नहीं रहेगा, मैक्सिमम 17, 18, 14, 15 पन्ने का प्रपोजल आपको बनाना पड़ता है. तो अगर आप 14 पन्ने सीमलेस तरीके से लिखोगे और एक ही पढ़ने में उसको समझ में आ जाएगा ये इसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये कहाँ पहुंचना चाहता है, तो आपको रिव्यूअर पॉजिटिव कमेंट देगा और फिर वो स्ट्रेंथ वगैरह देख के वो स्कोर वो मिलेगा. पर आप उसको वही समझ में नहीं आ रहा कि आपने क्या लिखा, तो वो आप पहले प्रोसेस में ही आप जो है एलिमिनेट होने की आपकी चांसेस हो सकते हैं. अब वो लोग क्या करते हैं, ये टिपिकल प्रपोजल कैसा रहता है, मैं उसका आपको एक ग्राफिक पिक्चर आपके माइंड में देता हूँ. पहला जो पन्ना होता है A4 का, उसमें आपके टॉपिक का नाम होता है. फिर नीचे प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर का नाम होता है और उसके क्वालिफिकेशन जो भी डिग्री होगी, पीएचडी पीएचडी, वो बस उतना पहला पन्ना होता है. सेकंड पेज जो होता है उसमें होता है एब्स्ट्रॅक्ट. 8 ओळींचा एब्स्ट्रॅक्ट असतो मॅक्सिमम, ज्याला आपण 1/4 ऑफ अ A4 पेज बोलेंगे. अगर हम कैलिब्री या काहोमा 12 का फॉन्ट लेंगे और सिंगल या 1.25 स्पेसिंग रखेंगे तो एक A4 के पेज में 22 ते 28 लाईनी येतात. स्पेसेस वगैरे नाही दिले आतमध्ये, आपण 30 धरू, तर त्याच्या 1/4 म्हणजे कमीत कमी 8, मॅक्सिमम 8 लाईनीत तुम्हाला तुमचा ऍब्स्ट्रॅक्ट लिहायचा आहे. और ये सबसे 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 डिफिकल्ट पार्ट है. मुझे मालूम नहीं नागपुर यूनिवर्सिटी में शायद मेरे को किसने बताया था, नहीं है. कई यूनिवर्सिटी में थीसिस में
आपको एग्जीक्यूटिव समरी लिखनी पड़ती है। मुझे मालूम नहीं, नागपुर शायद नहीं है, मेरे को किसने बताया था। तो वो आपको आधे A4 पेज में लिखनी पड़ती कि एग्जैक्टली थीसिस के अंदर क्या है, और वो सब आपका डिक्लेरेशन, ये वो एक्नॉलेजमेंट के बाद चैप्टर मतलब टेबल ऑफ कंटेंट वगैरह सब होने के बाद चैप्टर 1 चालू होता है ना, उसके पहले वो समरी आती है। तो वो समरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कुछ जब आपका थीसिस जब भेजा जाता है एग्जामिनेशन के लिए एक्सपर्ट के पास, तो वो पढ़ता है, तो उससे उसको एक आइडिया आ जाती है कि इसने क्या किया है। टाइटल वाइटल तो ऐसे ही सबको दिख जाता। तो वैसे ही रिसर्च प्रपोजल में एब्स्ट्रैक्ट इज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट, और हर रिव्यूअर इसको पढ़ता है। त्याला जर ऍबस्ट्रॅक्ट आवडला तर तो तुमचं पुढचं प्रपोजल पाहिल। त्याला ऍबस्ट्रॅक्टच नहीं आवडला तो वो आपका प्रपोजल वैसे ही छोड़ देगा, बोलेगा ये समझ में नहीं आया। जैसे आप लोगों ने अगर, पता नहीं मेरे को आपकी उम्र कितनी है, आप लोगों ने अगर अरेंज मैरिज किया होगा तो आपने पहले फोटो देखा होगा। पुराने जमाने में वो बाय पोस्ट फोटो आते थे, अभी तो व्हाट्सएप वगैरह पे आते होंगे। तो पहिले वो लड़का लड़कीचा अगर फोटो, स्पेशली लड़की, मला हे कळत नाही भारतामध्ये मुलींनाच का दाखवायला जायचं, हे मी या प्रथेच्या अत्यंत विरोधात आहे। ऍक्च्युली अशी प्रथा चालू केली पाहिजे की मुलाला दाखवायला घेऊन जायला पाहिजे, आणि आता तसे भैताड मुलं येऊन झाले जन्माला। एनीवे, सॉरी अबाउट जोकिंग दैट। तर वो जो होता है, अगर आपको वो फोटो पसंद आया तो आप फिर आगे चल के बात करेंगे, फिर आप पत्रिका झुलाएंगे, पत्रिका झुल गई तो फिर आप लेवान देवान की बात करेंगे, वो सब हो गया तो फिर एंगेजमेंट की बात करेंगे, वो हो गया तो फिर आप शादी का डेट निकालेंगे। वैसे ही इसमें आपका एब्स्ट्रैक्ट होता है। एब्स्ट्रैक्ट उनको पसंद आया तो आपका प्रपोजल पड़ेगा, प्रपोजल पसंद आया तो आपका वो स्कोर देगा, और स्कोर अगर हाई कैटेगरी में आता है तो आपको प्रोजेक्ट पक्का मिलेगा। तो अगर एब्स्ट्रैक्ट पसंद नहीं है तो नो मैटर हाउ गुड इज योर प्रपोजल, नो मैटर हाउ गुड इज योर आयडिया, वो वैसी रिजेक्ट होगा। त्याच्यामुळे त्या पहिल्या 8 ओळी असतात ना, त्या कशाला याच्या, इट शुड कॅप्चर द इसेंस ऑफ योर प्रपोजल। इट मस्ट बी क्लियर, कंसाइज, वेल आर्टिकुलेटेड एंड लॉजिकल। कल भी मैंने लॉजिकल के ऊपर एम्फोसिस किया था। तर्क, कोई भी रिसर्च प्रॉब्लम में अगर लॉजिकल आर्गुमेंट नहीं होगी तो वो आप रिसर्च कैसे करोगे यार उस पर। लॉजिकल आर्गुमेंट होना जरूरी है। ये एब्स्ट्रैक्ट लिखना 10 में से 9 लोगों को नहीं आता, या अगर मैं बोलूंगा 100 में से 2 लोगों को नहीं आता है, 100 में से 2 या 3 लोगों को ही आता है। तो आपको कोई ऐसा राइटर ढूंढना पड़ेगा जिसको हम ड्राफ्ट स्किल कहते हैं, ड्राफ्टिंग स्किल वाला, जो ये आपको 8 लाइनें लिख के देगा। हमारे टीम में एक वर्ल्ड बँकेचे रिटायर्ड निवृत्त अधिकारी आहेत, वर्धेला राहतात ते अत्यंत हुशार आहेत हे लिहिण्यात। ते 15 पानाचं ते 8 ओळीमध्ये करू शकतात। ती कला फार कमी लोकांना आहे, माझ्याकडे सुद्धा ती तेवढी कला नाहीये। सो एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि अगर यही एक सेक्शन है जो रिव्यूअर पढ़ेगा, और अगर उसको वो जम गया तो आपका आगे का काम बहुत आसान हो जाएगा। तो वर्क ऑन दी एब्स्ट्रैक्ट। अब कई एजेंसीज है, मैंने देखा है कि वो आपको प्रपोजल की गाइड आउटलाइन देती है। यू टेक यूजीसी, यू टेक ICSSR, यू टेक AICTE, यू टेक, उनके डब्बे डब्बे रहते, बहुत आसान है ये। वो डब्बे के अंदर अपने को सिर्फ लिखना पड़ता है, उन्होंने ऑलरेडी वो फॉर्मेट दिया रहता है। आपको 10-15% प्रोजेक्ट ऐसे आएंगे जिसमें आपको फॉर्मेट ही नहीं दिया गया है। तो अगर फॉर्मेट नहीं दिया गया है तो जो भी लॉजिकल तरीका है उस तरीके से आपको प्रपोजल लिखना है। आता मला माहित नाही सिनॉप्सिसचा फॉर्मॅट आहे का विद्यापीठाकडे, पण थिसिसचा फॉर्मॅट आहे, तर आपण आपला सिनॉप्सिस हा थिसिसच्या फॉर्मॅटवरच बनवतो, राइट। तो जनरली मोर देन 50% फॉर्मेट दिया जाता है, ये डरने की बात नहीं है। फॉर्मेट होगा तो आपका भी काम आसान होगा और व्यूअर का भी काम आसान हो गया, वो केवल जो सेक्शन पढ़ना है वो पढ़ता है। पर हमने कई ऐसे काम किए जिसमें फॉर्मेट नहीं था, स्पेशली जब आप गवर्नमेंट एजेंसियों से जब काम करते हैं ना,
तो वो लोग पहले फ्रेमवर्क मांगते हैं, कुछ भी होगा तो पहले फ्रेमवर्क मांगते हैं। फ्रेमवर्क अगर उनको अच्छा लगा तो वो बोलते हैं इसके ऊपर अभी आप प्रपोजल लिखो, और फिर जाके वो डिस्कस डिबेट करके उसको ट्विक करके आपको प्रोजेक्ट देते. तो माझ्या अनुभवामध्ये मी फक्त 20-25% फॉर्मॅटेड प्रपोजल केले आहेत. आमचे 80% प्रपोजल हे सगळे बिना फॉर्मॅट वालेच होते, त्याच्यामुळे लिहायला खूप त्रास होतो. बट आपको 1-2 साल तकलीफ होगी, हमको भी हुई. हम साल में 8 प्रपोजल लिखते थे, फैक्ट्री थी हमारी प्रपोजल बनाने की. अभी ये कोरोना के चक्कर में वो फैक्ट्री ठंडी हो गई, क्योंकि आप फील्ड में डेटा कलेक्शन के लिए जा नहीं सकते. तो आपको 1-2 साल तकलीफ होगी, बट आपने एक बार वो पकड़ लिया काम करने का तरीका, तो आगे चल के आप केवल बेहतर और बेहतर ही प्रपोजल लिख पाओगे. इट इज जस्ट लाइक एनी पोएट. गुलजार ने जो भी पहले लिखे होंगे, आज गुलजार के कंपोजिशन्स आर मच बेटर. सुरेश भटांनी जे काही आधी लिहिलं असेल, आज म्हणजे जाण्याच्या आधी त्यांचे कंपोजिशन चांगले होते. द प्रॅक्टिस मेक्स यू परफेक्ट. सो डू दॅट. Make sure that you will not hurt the reviewer. You will not make reviewer work hard, because ultimately it is going to hurt you. वो आपको बिलो एवरेज या एवरेज मार्क दे देगा आपके प्रपोजल में, तो आप वो कैटेगरी में आ नहीं पाओगे फाइनलिस्ट पे. अब कई चीजों से हमको फीडबैक आता है कि प्रपोजल क्यों रिजेक्ट हुआ या प्रपोजल क्यों एक्सेप्ट नहीं हुआ. सबसे पहला उसका कारण बताया जाता है टू एम्बिशियस हाइपोथेसिस. मतलब 6 महीने में जो आप काम करने जा रहे हो, आपका हाइपोथेसिस उसको जस्टिफाई नहीं करता कि आप 6 महीने में वो कर पाओगे. रीजन नंबर 1. रीजन नंबर 2, आता बघा इथून जे काही आहे ना, ते तुमच्या पीएचडीच्या थिसिस पेक्षा 180 डिग्री उलट आहे. या प्रपोजल मध्ये तुम्हाला स्पेसिफिक एम आणि ऑब्जेक्टिव्ह टाकावे लागतात की तुम्ही हाच हायपोथेसिस का घेतला, ज्याला मराठीत आपण गृहीत कृत्य म्हणतो. यही क्यों लिया. अब आप इमेजिन करो, जिस दिन आरआरसी कमेटी आपका सिनॉप्सिस लेती है और अगर उन्होंने ये सवाल आपको पूछा कि बेटा यही क्यों लिया, कैंडिडेट को डिफेंड करना आना चाहिए. बट वैसा सेटअप आज हमारे यहाँ नहीं है नागपुर में, अनफॉर्चुनेटली. बट यहाँ पर जब आप डालोगे तो यू हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक कि आपको यही क्यों टेस्ट करना है. उसका एम या ऑब्जेक्टिव आपको, जैसे आपने हाइपोथेसिस लिखा, उसके नीचे उसका एम और ऑब्जेक्टिव आगे चल के रैशनली भी लिखना पड़ता है, वो आपको जस्टिफाई करना पड़ता है. तो हाइपोथेसिस मस्ट बी जस्टिफाइड, बिकॉज एज आई सेड यस्टरडे, it will only be tested by statistical tool. Number 3, methodology associated with timeline. कल भी हमने इसके ऊपर थोड़ी चर्चा की थी. One research problem can be solved by n number of methods. एक प्रॉब्लम आप n number of methods से सॉल्व कर सकते हो. Say for example, if I have to go to Amravati, I can go by my own car, I can take a public transport, I can go by train, I can walk, I can go on a bike, I can go on a bicycle, I can go in a बैलगाड़ी, or I can go in a helicopter or plane, whatever it may be. So one destination can be achieved with multiple methods. Similarly, a research problem can also be tackled by multiple methods. आता तुम्ही बघा, आपण आपल्याला थोडा ताप आला, आपण आपल्या टिपिकली आपण लोक क्रोसिन म्हणतो. क्रोसिनचे भाऊ आहे टायलिनॉल, पॅरासेटमॉल. सो वन डिसीज कॅन बी ट्रीटेड विथ डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ ड्रग्स, है ना. तो वैसे ही आप जब प्रपोजल डालते हो, तो आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि चूंकि मुझे 180 दिन का टाइम फ्रेम मिला है, तो मैं इस मेथड का वापर करूंगा, इस्तेमाल करूंगा. वापर करूंगा मराठी शब्द आहे, तसा वापर हा मराठीतलाही शब्द नाहीये, हा अपभ्रंश झालेला शब्द आहे. तर कोणती पद्धत तुम्ही संशोधनाची कोणत्या वेळा करता वापरताय हे महत्वाचं आहे. सो द रिव्ह्यूअर मस्ट बी कन्व्हिन्स्ड दॅट द मेथड यू हॅव सिलेक्टेड अँड प्रेझेंटेड
is reasonable given the time limit. चौथा, जैसे मुझे नागपुर का नहीं मालूम, महाराष्ट्र में कई ऐसी यूनिव्हर्सिटी आहे ज्याच्यामध्ये हा चॅप्टर टाकावा लागतो बरं का थिसिस मध्ये. म्हणजे तुमचं काय म्हणतात शेवटचा जो चॅप्टर असतो रिकमेंडेशन, ते झाल्यावर कॅन्डिडेटला 7वा की 8वा एक्सपेक्टेड आउटकम अँड इम्पॅक्ट नावाचा चॅप्टर टाकावा लागतो, विच इज अ ब्युटिफुल थिंग. आय एम नॉट शुअर वेदर इन नागपूर युनिव्हर्सिटी दिस इज अ प्रोटोकॉल, बट in the research proposal you must mention it very very clearly. कई बार कैंडिडेट उसको लाइटली मेंशन करते हैं या उसका इम्पैक्ट सही तरीके से बता नहीं पाते, उसका प्रपोजल रिजेक्ट हो जाता है. तुम्ही जर मला विचाराल तर आय विल गिव्ह हायेस्ट वेटेज टू दिस, फॉलोड बाय दिस, and then this of course the hypothesis and aim objective we have to do it, but नीचे से ऊपर तक इसकी प्रायोरिटी आनी चाहिए. आपको मालूम होना चाहिए कि इसका इम्पैक्ट क्या आएगा. अँड इफ यू कॅन क्वांटिफाय, तुम्हाला मी एक गंमत सांगतो. एकदा मी एका सरकारच्या एजन्सीसाठी काम, त्यांनी बोलवलं मला की सर एवढं आम्हाला काम करून द्या. त्यांना कोणत्या मिनिस्ट्रीने काहीतरी रिपोर्ट मागितला होता. काम काय होतं, इम्पॅक्ट असेसमेंट. तर गंमत बघा सरकार कसं काम करतं. त्यांनी त्या नारी रोड, तो जो कन्हान कामठीचा तो जो भाग आहे ना, तिथे त्यांनी एक सिमेंट रोड बांधला होता CSRच्या पैशात, आणि त्याला काहीतरी त्यांनी 34 की 38 करोड खर्च केले. तर ते म्हणे आता आम्हाला याचा इम्पॅक्ट हवाय. बाबा आता तुम्ही प्लॅनिंगच्या स्टेजला याचा विचार केला का? ते म्हणे नाही. म्हटलं कोणत्या पद्धतीत इम्पॅक्ट हवाय? ते म्हणे की या रोडवरनं किती SC ST लोक जातील आणि त्यांच्या लाईफस्टाईलमध्ये काय इम्प्रूव्हमेंट होईल, हा इम्पॅक्ट पाहिजे. आई वॉज व्हेरी शॉक्ड. मैंने कहा आप खाना खाने के बाद आप रेसिपी पूछ रहे हो. एनी हाउ आय डिड दॅट जॉब. की मग तिथे तुमचा ज्याला आपण इंजिनिअरिंग मध्ये टाइम अँड मोशन स्टडी म्हणतो ना, मग तिथे उभं राहून ट्रॅफिक बघायची. बरं, तुम्ही एखाद्या बाईकवाल्याला विचारू शकत नाही अरे भाऊ तू शेड्यूल कास्ट है क्या, वो कनपट मारेगा अपने को. कोणाला जात विचारता येत नाही ना. मग चर्चा करायची काही लोकांना बोलावून. बरं, जात विचारता येतच नाही. आता जात विचारता येत नाही तर मग काय करायचं? मग तिथला ते जे लोक होते त्यांना विचारलं कुठून येत आहे कुठे चालले आहेत. मग त्या ज्या 2 लोकॅलिटी होत्या तिथला डेमोग्राफिक डेटा बघितला. त्या डेमोग्राफिक डेटामध्ये 16% शेड्यूल कास्ट आणि 18% शेड्यूल ट्राईब होते. मग एक मॉडेल बनवलं, त्याच्यातनं बघितलं की याच्यापैकी किती टक्के लोक या रस्त्याचा वापर करून राहिले, आणि असं करून तो इम्पॅक्ट दिला. म्हणजे सरकार असं हात वळवून मागून मग घास खाते. तर ठीक है, वो एक अनुभव था, उनको भी बेचारों को मजबूरी थी, बट आपको एक्सपेक्टेड आउटकम में इम्पैक्ट देना है. और एक मैं आपको एग्जांपल बोलता हूँ. VNIT में एक प्रोफेसर है जो अपना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बोर्ड पे है या बड़े कंसल्टेंट है. तो उन्होंने चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में कुछ काम किया. तो मेरे को बोले अटाले सर इसके इम्पैक्ट के लिए हमको एज ए सोशल साइंस के एडवाइजर करके आप हमारे टीम में आओ, एडवाइस दो. तो वी वेंट, वी हॅड कप ऑफ मीटिंग. तर जेव्हा तुम्ही गावामध्ये एखादा रस्ता बनवता, चाहे वो 400 मीटर हो 300 मीटर हो, त्याचे इम्पॅक्ट काय आले? मुलं मुली शाळेत जाऊ लागले पावसाळ्यात. ऍक्सेस टू हेल्थ केअर इमिजिएटली वाढलं. त्यांनी कनेक्टिव्हिटी वाढली. त्यांचा जो भाजीपाला जे काही असायचं ते विकायला रस्ते मिळाले. सो आता हे क्वालिटेटिव्ह आहे, याला क्वांटिटेटिव्ह करावं लागतं. कल जो मैंने आपको बोला ना, एव्हरीथिंग हॅज टू बी क्वांटिफाईड. देन वी आयडेंटिफाई सर्टन पॅरामीटर, we had a focus group discussion, and then over a period of time we collected data and the report was presented by that particular team. I only gave them certain input. So ये बहुत अहम है कि आप कुछ भी करने जा रहे हो तो उसका इम्पॅक्ट क्या आएगा. गॉट इट. पुढे जाऊया. आता जेव्हा तुमचं प्रपोजल त्या रिव्ह्यूअरच्या टेबल, अरे बाबा माइक्रोफोन म्यूट कर, फोनवर तू नंतर बोल, मला आवाज येतोय. माइक्रोफोन म्यूट करा, कोई तो फोन पे बात कर रहा है. माइक्रोफोन म्यूट करा मैडम, लेडीज का आवाज आ रहा है.
ओके, तो जब आपका प्रपोजल रिव्यूअर के सामने होता है, उसको कन्विंस होना चाहिए, नंबर वन, जो आपने मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन प्लान दिया हुआ है वो आपको कंप्लीशन तक लेके जाएगा. M&E प्लॅन मी तुम्हाला पुढे सांगेल कसा बनवायचा. त्याच्यात लिटरली वीक बाय वीक आपको देना पड़ता है. अगर मेरे ये कंप्यूटर में होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि पहले हफ्ते में आप क्या करेंगे और फिर सेकंड वीक में क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास हार्डली 6×5 = 30 म्हणजे मॅक्सिमम 30 आठवड्याचा आपल्याकडे वेळ असतो. तर पहिले काही आठवडे प्लॅनिंग मध्ये जातात आणि शेवटचे काही आठवडे ते रायटिंग फायटिंग प्रिंटिंग फिंटिंग मध्ये जातात. मेन काम तुमचं मधल्या 10 ते 15 आठवड्यात होतं. तर त्याच्यामध्ये काम करताना आपण ऑन ट्रॅक कसं राहू हे आपल्याला दाखवावं लागतं. आणि जे आपल्याला फोर्टनाइटली रिपोर्ट पाठवाए लगता है, सो एक्सेल में अपन एक ग्रैंड चार्ट बनाते हैं. अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट नहीं होगा ना, तो आप एक्सेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. तो अगर मैंने बोला कि फलाने वीक में मैं इतना इतना काम करूंगा, वो वीक खत्म होने के बाद अगर वो मेरा एक कलर कोड होगा उसको, सपोज वो ब्लू कलर का मैंने बार बनाया हुआ है और मेरा काम केवल 80% हुआ, तो मैं 20% वो ब्लू कलर के नीचे लाल रंग का बार बनाऊंगा, टास्क अनकम्प्लीटेड और टास्क पेंडिंग. अगर ये टास्क आगे जाने वाला होगा, कैस्केडिंग अपन ज्याला म्हणतो ना, तो फिर मैं उसको एक ग्रे कलर का कलर दूंगा और एक एरो दिखा दूंगा, दिस विल बी कंटिन्यूड इन दी नेक्स्ट वीक. म्हणजे पुढच्या वीक मध्ये मी 120% काम करेन. बरेचदा काय होतं ना, काही कामं होऊच शकत नाही आणि काही कामं कॅस्केडिंग मध्ये चालतात. तो आप जब इवैल्यूएशन प्लान दोगे, पहले 1-2 प्रोजेक्ट में आप हवा में तीर मारोगे, नेचुरल है, गलतियां होगी आपसे. एक बार आपको समझ गए की उसके साथ कैसे डील करना, कारण जोपर्यंत तुम्ही पाण्यात पडणार नाही तुम्हाला पोहता येणार नाही. तो एक बार आपको अनुभव लेना है और इसलिए ये देठे सर हो गए, शर्मा मैडम हो गई, प्रीति मैडम हो गई, ये इसलिए डाला गया आपके प्री पीएचडी में क्योंकि यूनिवर्सिटी ये एक्सपेक्ट करती है कि पीएचडी के बाद आप जाके रिसर्च करो. जिन लोगों को रिसर्च में वाकई में इंटरेस्ट है, दे शुड एटलीस्ट, आप सब फैकल्टी लाइफ में एक मेजर एक माइनर करो, और जिसको करना है तो वो परपेचुअली करते जाएगा. तो उसमें क्या होगा, वंस यू गेट टू नो डिफरेंट एक्सपीरियंस, तो आपको पता चलेगा कि मोर और लेस उसी टाइप का काम होता है. जैसे एक अच्छा बैट्समैन बनता है तो वो चाहे वेस्ट इंडीज का बॉलर हो, चाहे साउथ अफ्रीका का हो, या चाहे राजस्थान रॉयल का हो, उसको मालूम है कि ये टाइप की पिच पे ये ऐसा ऐसा बॉल वो डाल सकता है. तो पहले 1-2 साल आपको दिक्कतें होगी, बट once you get overcome with that, you become literally expert. हे स्पेशली मॉनिटरिंग इव्हॅल्युएशन वगैरे ते करतं, कारण हे सगळे ऍडमिनिस्ट्रेशनचे भाग असतात. देन एज आई सेड अर्लियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज एक्सेप्टेबल. हमने डालिए 75 to 82, एंड ये होने के बाद उसके पास एक रबर स्टैंप रहता है, वो आपके प्रपोजल के फ्रंट पेज पे रबर स्टैंप लगाता है, दिस नीड्स टू बी फंडेड. और उस दिन आपकी किस्मत की चाबी खुल जाती है. ये होने के बाद वो क्या करते हैं, अगर ये पैन इंडिया प्रपोजल मंगा रहे हैं तो ये आपको बुलाते हैं, ये आपके चेहरे वेरे देखना चाहते हैं की तुम्हाला 2 हात 2 पाय आहेत का, चर्चा करायला ते बोलवतात. विमानाचं तिकीट वगैरे देतात, राहायची व्यवस्था करतात, वो बुलाते. तो वहां पे हर एक को 5-5 मिनट देते. तो उससे क्या होता, बाकी के जो आते पीयर लोग, तो उनको भी कुछ नॉलेज शेयरिंग होता है. तो 1-2 बार हमारे साथ ऐसा हुआ तो उन्होंने बुलाया और उसका फायदा ही हुआ हमको, हमारी चीजें और अच्छी. अभी जो नया ट्रेंड आ रहा है वो आपको स्काइप का स्लॉट देते, स्काइप या माइक्रोसॉफ्ट जो भी है, काय मीट, मायक्रोसॉफ्टचं काय हो ते काय वापरतात आपण, जसं सिस्को वेबएक्स वापरतो, माइक्रोसॉफ्ट काय यूज करता है, जो भी होगा, तो वो आपको ऑनलाइन स्लॉट देते हैं और वो बोलते हैं कि आप वहां से प्रेजेंट कर दो ऑनलाइन, और उनके कुछ सवाल वगैरह होंगे तो वो आपको उसके जवाब देते हैं. और वो ये भी बोलते हैं अगर आपको कुछ पूछना है काम चालू करने से पहले, तो आपको भी टाइम दिया जाता है टू क्लियर ऑल द डाउट, बिकॉज वंस आपका काम चालू हुआ तो फिर आप पीछे मुड़ के देख नहीं सकते. फिर ये नहीं बोल सकते अरे सर हमने ये सोचा था, ये ऐसा हो गया. होतं बरेचदा बरं का, मी हे नाही म्हणत, पण म्हणून ते थेरोटिकल फ्रेमवर्क महत्वाचा है. तो तुम डिरेल हो ही नहीं सकते. अगर आपने अच्छा टीएफ, ये लोग क्यों मांगते हैं, क्योंकि उनको डर रहता है कि इसने
काम बताया जापान का और पहुंच गया चीन, जो गाना है जाना था जापान पहुंच गया चीन। वैसी गलतियां सब में होती है, आपके भी थीसिस में होगी, क्योंकि हम थेरोटिकल फ्रेमवर्क का इस्तेमाल नहीं करते। इसीलिए काही विद्यापीठांमध्ये आता नवीन नियम आलाय, परत मला नागपूरची माहिती नाही बरं का, तुमच्या थिसिसच्या मागे तुमचा सिनॉप्सिस जोड़ना आता मैंडेटरी झाला। तो वो रिव्यू कमिटी सबसे पहले क्या करती है, वो चेक करती है बिफोर दे सेंड योर थीसिस टू एक्सपर्ट एग्जामिनर। उनका काम होता है कि चेक कर भैया इसने सिनॉप्सिस में जो बोला वो सही में काम किया है कि नहीं। अगर उसमें बहुत ज्यादा डिस्क्रिपेंसी होगी तो फिर आपके गाइड को इंटीमेट करके बोलते थोड़े चेंजेस करो इसमें और इसको ट्रॅक पे लाव, तो आपके 6 महिने वैसे चले गए। त्याच्यामुळे मी एकदा परत तुम्हाला नम्र विनंती करतोय, सिनॉप्सिसला धरूनच चाला बरं का। आणि हे सगळे प्रपंच जितक्या लवकर तुम्हाला संपवता येतील सबमिशन वगैरेचे ते लवकर करा, कारण नियमावली फार लवकर लवकर बदलतायत। सो वो हमको थोड़ा सा उसमें ध्यान में रखने का है। अब क्या होता है कि हमको बजट बनाना पड़ता है। अब बजट में, अब जैसे मैं फाइनेंस बैकग्राउंड से आया हूँ तो आई एम रीजनेबली गुड एट डूइंग दी बजट, बट बजट बनाने की भी तरीके होते हैं। अब एक चीज मैंने इंडिया में आके मैंने जो सुना कि अगर मेरे को प्रीति मैडम से 20 रुपये चाहिए तो मैं प्रीति मैडम को बोलूंगा मैडम 50 रुपये द्या ना, मग ते करून करून मला 15 रुपये देतील। हा दृष्टिकोन अजिबात वापरायचा नाही। तुम्हाला जेवढं लागतं तेवढंच मागा। म्हणजे आमच्या सोबत एक दोन असेही प्रेझेंट सरप्राइजेस झालेत की त्यांनी आम्हाला 10% वाढवून दिले, की ते म्हणे कंजूसीत करू नका पण काम चांगलं करा। तो नंबर 1, वी शुड नॉट हैव अ अनरीजनेबल बजट, क्योंकि कई बार देखा है मैंने, मेरे खुद के कुछ कलीग है कुछ यूनिवर्सिटी में, हमने बजट डाला 23 लाख का, वो बोला अरे नहीं नहीं अपन 46 लाख में डाले। हुआ क्या, रिजेक्ट रिजेक्ट झालं। ICSSR चे जे मोठे प्रोजेक्ट आहेत, आता थोरात साहेब तिथे आहेत की नाही मला माहित नाही, दिल्ली आणि मुंबईवरनं हे अप्रूव्ह होतात। लहान प्रोजेक्ट जे असतात ते मुंबईवरनं अप्रूव्ह होतात। द मोमेंट आप 15 लाख के ऊपर चले गए दिल्ली जाता। तो कई बार लोग क्या करते हैं, अनरीजनेबल बजट डालते हैं, तो वो रिव्यू कमिटी रहती ना, उनको तुरंत समझ में आता ये भाऊ पैसे कमाने के लिए काम कर रहा है। असं अजिबात करू नका। आपको अगर पूरा लाइफ टाइम एकेडमिक में स्पेंड करना है तो ये मेजर प्रोजेक्ट ना आपके रेज्यूमे के लिए, आपके करियर एडवांस के लिए बहुत काम में आते हैं। बियॉन्ड दैट आपको बहुत अनुभव आता है रिसर्च का, आप एक अच्छी गाइड भी बन पाओगे। सो अब बजट कैसे बनाने का, सबसे पहले अगर गाइडलाइन में बजट के बारे में कुछ दिया होगा तो वो गाइडलाइन के हिसाब से बनाने का है। से फॉर एग्जांपल यूजीसी, AICTE, ICSSR, इनकी गाइडलाइन होती है कि फील्ड का खर्चा इतना %, इंस्टीट्यूशन ओवरहेड 10%, मैगजीन, जर्नल, बुक्स एक्सेट्रा इतना %, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इतना %, प्रिंटिंग स्टेशनरी इतना %, ट्रॅव्हल इतना %, असं दिया रहता है। बहुतांश ठिकाणी जिथे आम्ही लोक काम करतो अशा गाईडलाईन नाहीये। तर आता मग काय करायचं, सगळ्यात पहिले आपण अज्यूम करू आपल्या टीम मध्ये 3 लोक आहेत, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, को इन्वेस्टिगेटर और एक कोऑर्डिनेटर और रिसर्च एसोसिएट जिसको हम बोलेंगे। तो अभी मुझे एक्सेल में मेरा प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर क्या क्या काम करेगा वो डिटेल लिखना है और उसके सामने लिखना है टोटल नंबर ऑफ आवर। सो मान लो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर ने 200 घंटा काम किया, काम करने वाला है, त्यांचा रेट राहील त्या साहेबांचा 2000 रुपये एका तासाची। पुढच्या कॉलम मध्ये 4 लाख रुपयाची एंट्री मारायची। ते काय काय करतील हे स्पेसिफिकली लिहायचं, केव्हा करतील, कोणत्या आठवड्यात करतील, त्याचं नेचर काय राहील हे डिटेल एक्सेल मध्ये लिहायचं। सेकंड आ गए आप, मैक्सिमम काम AP लेवल पे होता है। सो PI जो काम करेगा उसका सपोर्टिंग काम आप करोगे। आपके हो गए टोटल 500 आवर, आपका रेट आएगा 1000 रुपया, 750 से 1000 रुपया। अगर आपका तजुर्बा बहुत है 1000 रुपये आपको मिलते हैं, अगर तजुर्बा कम है आंख बंद करके 750 रुपये तो आपको मिलना तय है।
तो अपन मान लेंगे आपका रेट 1000 रुपये, आपने काम किया 350 घंटे, 3.5 लाख रुपए वहां डाल दो। फिर आगे आपका रिसर्च एसोसिएट, वो आपका मीटिंग कोऑर्डिनेट करेगा, ये करेगा, वो करेगा, वो पूरी दुनिया भर के काम करेगा। उसका रेट रहेगा 250 से लेके 500 रुपए पर घंटा। अपन उसको मान के चलेंगे 400 रुपए पर घंटा, और उसने काम किया 500 आवर, त्याचे झाले 2 लाख रुपये। आता हे झाले मॅन पॉवर। देन अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसके लिए आपको केमिकल लगता, कंज्यूमेबल लगता, उसका खर्चा, कितने बार करोगे उसका खर्चा, एक टाइम कितने बार यूज होगा, तो कितनी क्वांटिटी लगेगी, कितना बचेगा, कितना ऑब्सोलीट होगा, उसका डिटेल। या आप फील्ड वर्क करने वाले हो, सर्वे करने वाले हो, तर टिपिकली जे सोशल सायन्स, कॉमर्स मॅनेजमेंटचे मुलं आहेत तिथे, त्यांना मी सांगतो शासनाच्या काही नियमावली आहेत, निर्णय आहेत। जर तुम्ही एका विद्यार्थ्याकडनं एक किती 15 की 17 प्रश्नांची प्रश्नावली जर भरून घेत आहात, तर त्या विद्यार्थ्याला तुम्हाला 110 रुपये दररोज प्लस 50 रुपये खाण्याचे आणि 50 ते 80 रुपये त्याला येण्या जाण्याचे, तो बसनी जात असेल किंवा त्याच्याकडे बाईक असेल तर त्याच्या पेट्रोलचे, हे नियम आहेत। सो मोटा मोटी अपन पकड़ लेंगे 250 रुपये एक क्वेश्चन की। ये ऑन दी हायर साइड होगा। तो उसमें भी ऐसा दिया है कि अगर एक स्टूडेंट 50 से ज्यादा क्वेश्चन अगर भर रहा होगा तो वो रेट हम लेके आएंगे 175 रुपए, क्योंकि अभी क्वांटिटी बढ़ गई। वो एक बार जाके एक थोड़ी भरेगा, वो एक में तो आपको एक थ्रेशोल्ड सेट करना है की बाबा तुला एका दिवसात 10 भरायचे, तर तुला एका दिवसाचे आम्ही 250 रुपये देऊ, तर तुमच्या एका प्रश्नावलीचा खर्च किती आला, 25 रुपये। तो वैसा अगर आप फील्ड में काम करना, उनको सब समझता है, ये याद रखो। वो जो रिव्यूअर रहता है ना, वो भले ही दिल्ली में बैठता होगा, मेजोरिटी लोग दिल्ली में या बॉम्बे में बैठे रहते, उनको मालूम रहता आप कौन से एरिया में काम करोगे, वहां पे क्या चल रहा है, दे आर फेयर आइडिया। त्याच्यामुळे जो वी प्रिज्यूम की जैसे हम लोग केवल महाराष्ट्र में ही काम करते, बहुत बहुत हुआ तो छत्तीसगढ़ का वो राजनांदगांव वाला एरिया या अपना मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा सिवनी एरिया, उसके आगे हम काम नहीं करते, क्योंकि मुश्किल हो जाता है अदर स्टेट में काम करना। तो आपको वो जो फील्ड वर्क का जो खर्चा होगा वो इलेबोरेट करून द्यायचा। उसके बाद डेटा एनालिसिस। यहाँ पे आपको एक चीज की फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि आप डेटा पैसे देके एनालाइज कर सकते हो। आता मी तुम्हाला आमच्यासोबत झालेला एक अनुभव सांगतो, याच्यात एक गोंधळ होतोय। एक हमने मैसिव प्रोजेक्ट किया था विदर्भाचा, पूर्ण 11 जिल्ह्यांचा प्रोजेक्ट होता, खूप डेटा होता, केला एनालाइज, एक नागपूरला तज्ञ व्यक्ती आहेत, एनालाइज केला, पैसे दिले त्यांना भरपूर, 1.5-2 लाख रुपये, सगळं सबमिट झालं। 5-6 महिन्यानंतर आम्हाला फोन आला पुण्यावरनं, साहेब त्या सॉफ्टवेअरची की द्या। अरे बोला, हम गए वो तज्ञ के पास, मतलब वो सरकार उसकी की मांग रही है। वो बोले सर ये पायरेटेड है SPSS। हमने बता दिया पुणे वालों को ये पायरेटेड था करके। वो बोले ऐसा नहीं चलेगा, आप वो डेटा लेके पुणे आओ, 3 दिन हमारे साथ बैठो और उसको फिर से री एंटर करके फिर चलाएंगे। काय हे सांगण्याचं तात्पर्य याच्यासाठी आहे साहेब, सरकार एजन्सी ज्या असतात ना, काही एजन्सी त्या पायरेटेड सॉफ्टवेअर ऍक्सेप्ट करत नाही। तर आता मी तुम्हाला सांगतो, आपल्या नागपूर विद्यापीठात SPSS आहे लीगल। माझ्या माहितीप्रमाणे भारतात असं एकच विद्यापीठ आहे जिथे SPSS हे फुल टाइम काम करून देतात रिसर्चरचं, दैट इज ओस्मानिया यूनिवर्सिटी इन हैदराबाद। वहां पे एक स्वतंत्र डिपार्टमेंट है। आप इंडिया का या फॉरेन का कौन सा भी डेटा उनके पास लेके जाओ, उनके रेट्स है, उनका क्वांटम है, आप दे दो, आपको एनालिसिस करके बाकायदा की पावती के साथ आपको वो सॉफ्ट कॉपी में डेटा मिल जाता है। तो आप अगर ऐसे करते हो, अभी आता काय होतं ना, काम केल्याने मग ते कळत जातं। सो अभी हमको पता चला है कि पायरेटेड SPSS वापरणे का नाही। एकदा आम्ही बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशनचा केलं होतं, त्याच्यात पहिलेच त्यांनी लिहिलं होतं पायरेटेड मायक्रोसॉफ्ट वापरायचं नाही। आता हे जे मी तुम्हाला दाखवतो हे पायरेटेड आहे बाबा। आपल्या देशामध्ये आपली मानसिकता कुठे है कि याच्याकरता पैसे देऊ। तो अगर आप बिल गेट के फाउंडेशन के लिए प्रपोजल डाल दे तो वो उसको तुरंत पता चलेगा कि तुम पायरेटेड, तो मग लायसन्स विकत घ्या, मग ते करा, हे करावं लागतं टू कीप अवर इंटीग्रिटी, क्योंकि अपना रिकॉर्ड अच्छा है, अपने को आइडिया है, पर ये छोटी चीजें भी मैटर करती है।
तो वो हो गया आपका फील्ड वर्क का काम। अगर आपको सॉफ्टवेयर का लाइसेंस लेना है, अब गम्मत देखो, तो उसमें दो ऑप्शन आते हैं। वो बोलते हैं हमारे पास है, आप हमारे पास से एनालिसिस कर लो, नहीं तो वो बोलते कारण एसपीएसएस खूप महाग आहे साहेब, वो बोलते अगर हमने आपको पैसे दिए तो काम होने के बाद वो आप हमको ट्रांसफर कर दो, मतलब फंडिंग एजेंसी को वो दे दो, असंही होतं। पण युजली मोस्ट एजेंसियों के पास खुद का सॉफ्टवेयर रहता है, डेटा वोटा का जो बड़ा होता है ना वो होता है। त्याच्यामुळे बजेटमध्ये टोनर, प्रिंटर, कम्प्युटर, लॅपटॉप हे टाकायचं नाही। म्हणजे तुम्ही यूजीसी मध्ये वगैरे टाकू शकता, मेजॉरिटी या ज्या मोठ्या एजन्सी असतात दे डोंट अलाउ यू एनीथिंग। इवन लाइसेंस के भी पैसे आप डाल नहीं सकते, दे एक्सपेक्ट यू टू बाय द लाइसेंस एंड वर्क ऑन दैट। उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी अगर मिलती है, अगर आपके 6 महीने के दौरान एक अच्छी कॉन्फ्रेंस हो रही है, मान लो जयपुर में हो रही है, और आपने लिखा कि हम तीनों लोगों को वो कॉन्फ्रेंस अटेंड करने का है 3 दिन, आपको बाकायदा उसका एयर टिकट, अकोमोडेशन, कॉन्फ्रेंस का सब खर्चा बजेट में डालो, अप्रूव हो जाता है। पुस्तकं विकत घ्यायला बजेट नसतं, जर्नल विकत घ्यायला बजेट नसतं। हे मी एक्सेप्शनल केसेस सांगतोय बरं का। हे बाकीच्या याच्यात गाइडलाइन मध्ये तुम्ही बघा, अगर गाइडलाइन में बोला है कि ले सकते लो, गाइडलाइन में लिखा नहीं है तो मत डालो। इसीलिए वो सब होने के बाद आपको इंस्टीट्यूशन ओवरहेड 10% डालना पड़ता है। ये नियम है, दुनिया का नियम मैं बोलूंगा सब जगह। कुछ जगह वो कम होगा, कुछ जगह ज्यादा होगा। एक बार हमने एक संस्था के थ्रू किया था और त्यांनी 40% मागितले। काय म्हणता साहेब 40% का आलू? पुण्याची संस्था, म्हटलं ना आम्ही तुमच्या प्रिमायसिसचा वापर करतोय ना तुमचे प्रिंटर वापरतोय, मग ते झकझक करून ते 25%वर आणलं। पण नंतर आम्हाला कळलं की नागपुरातल्या संस्था चांगल्या आहेत, कारण तुम्ही आमच्या 100 रुपयामध्ये 25 रुपये तुम्ही मागितले, आम्ही बजेटमध्ये 10% टाकले होते, तो टेक्निकली हमारा 15% का लॉस हुआ। एनीवे दैट वाज अ लेसन टू बी लर्न। सो इंस्टीट्यूशन ओवरहेड डालने से पहले आपके संस्था या डिपार्टमेंट को पूछ लो। नागपूर विद्यापीठाचे काही नियम आहेत, त्या नियमावलीनुसार कोणत्या याच्यात तुमचा प्रोजेक्ट बसतो, त्याला किती लागतात हे एकदा ऍडमिनिस्ट्रेशन मधनं कन्फर्म करायचं आणि मगच टाकायचं। तुम्ही जर जास्ती टाकले तर त्याच्यावर प्रश्न विचारतील, कमी टाकले आणि त्यांनी जर जास्ती मागितले तो तुमचा लॉस होईल। ठीक है, तो ऐसा आपको आपका बजट बनाने का है ताकि वो एक रीजनेबल बजट करके दिखे। क्लियर? रिसर्च टीम कैसे बनाने का, टीम मध्ये शक्यतोवर 3 जण असावेत किंवा 4 असावेत। प्रॉब्लम होता है कि टीम में झगड़े होने की गुंजाइश होती है, ईगो क्लॅश होने की गुंजाइश होती है, कारण सगळ्यांनाच वाटते का मी हुशार। त्याच्यामुळे एखादा भैताळ सुद्धा असावा टीम मध्ये, जो सांगितलेले कामं ऐकत जाईल आणि कामं करत जाईल। कारण सगळेच जर हुशार झाले तर कामं होत नाही, ही आपल्या देशाची परिस्थिती आहे। म्हणजे फडणवीसही हुशार आणि ठाकरेही हुशार आणि पूर्ण महाराष्ट्रात कोरोना पसरतोय। एनीवे, सो टीम हैज टू बी बैलेंस्ड। आपको कई तजुर्बे आएंगे, होता है, बट एक बार टीम बन गई कि उसका जो पीआई होगा, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेशन, उसके पास सिग्निफिकेंट एक्सपर्टीज चाहिए उस टॉपिक एरिया का। अगर वो फैकल्टी है, 20 साल से पढ़ा रहा है, वही सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, उसी के ऊपर रिसर्च किया है, 5, 10, 15, 20, 25, 30 पीएचडी कैंडिडेट उसके हाथ के थ्रू से चले गए, तो उसको हम सिग्निफिकेंट मानेंगे। सेकंड लेवलला आपण येऊ, 30-40% माहिती आहे विषयाची आणि आपण काम करू शकू। आणि तिसऱ्या लेवलला आपला कोऑर्डिनेटर, प्रिफरेबली तो चांगला लिहिणारा असावा इंग्रजी मधलं। ठीक है, अब चालू कैसे करने का। अभी ये साल तो आपका चला गया, अब आज से लेके दिसंबर तक आप आइडिया आपके दिमाग में डालने का। आइडिया एक बार आ गई कि जनवरी में आपका काउंटडाउन चालू होगा T-6, क्योंकि प्रपोजल आता है जून के एंड में। तो आपको टेक्निकली अभी 13-14 महीने का टाइम है। अगले इस साल का तो हो गया पूरा खत्म। खत्म इसलिए हुआ क्योंकि अभी जून में ऐड आएगी, आपके पास 1.5 महीने से भी कम समय है। अगर आप 1.5 महीने में कर सकते तो आप इस साल भी अंदर आ सकते, नहीं तो आपको अगले साल के लिए जाना पड़ेगा, 22 के लिए। आयडिया आली की डिस्कस, अशा लोकांसोबत डिस्कस करा जे तुम्हाला चीट नाही करणार। बरेचदा तुमच्या आयडिया घेऊन तो स्वतःच्या नावावर टाकून देईल, हेही होतं। त्याच्यामुळे दोज हू यू ट्रस्ट, दोज हू कैन सपोर्ट यू, यू शुड डिस्कस विद देम ओनली। आप अगर कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, अभी यहाँ देखो साइंस वालों को एडवांटेज क्या मिलता है, आप अगर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, हाँ, तो आपको इमीडिएटली उसके
रिजल्ट पब्लिश करना है रिसर्च पेपर में, टू शो दैट योर एक्सपेरिमेंट हैज हायर डिग्री ऑफ प्रोडक्टिविटी and to demonstrate your ability to take the idea from the project level to the completion level. साइंस वालों को फास्ट ट्रैक एडवांटेज इसलिए मिलता है क्योंकि आपने आपके प्रपोजल के साथ एक रिसर्च पेपर अगर लगा दिया, आपके सिलेक्शन होने के चांसेस 80% के ऊपर बढ़ जाता है, प्रोवाइडेड वो सब जेन्युइन रिसर्च होगा. नॉन सायन्स वाल्यांना अडचणी येतात. आम्ही 2-2, 3-3 रिसर्च पेपर लावतो, पण ते काही आमचे रिजेक्शन चान्सेस खूप आहेत. 10 पैकी 9 आमचे रिजेक्ट होतात कारण पैसे नसतात. बट दैट इज अ फैक्ट. तो अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, देन यू मस्ट पब्लिश द पेपर टू शो दैट. अब एक्सपेरिमेंटल मॉडल का अप्रोच कैसा होना चाहिए? जो लोग साइंस के यहाँ पे बैठे हुए, तो सबसे पहला, रीस्टेट ईच एम एट द बिगिनिंग ऑफ ईच सेक्शन. हे थोडं टीडियस आहे, पण तुम्ही एकदा हे तुम्हाला कळलं ना कि यू विल गेट अ आइडिया कि कितना सही तरीके से वो आपको गाइड करते हैं. वो पर्टिकुलर सेक्शन के आगे आपको एम देना पड़ेगा कि आप यही एम, मतलब ये सेक्शन क्यों डाल रहे हो आपके प्रपोजल में. हाइपोथेसिस के लिए एम डालना है कि यही हाइपोथेसिस आप क्यों टेस्ट करना चाहते हो. फिर वो जो आपका एम है उसके लिए रॅशनल दो. हायपोथेसिस साठी एम लिया आणि एम साठी रॅशनल लिहा. सुंदर आहे ना. नंतर तुमच्या एक्सपेरिमेंटचा डिटेल प्लान द्या, स्टेप बाय स्टेप, ABCDEFG फ्लो चार्ट जो होता है ना वो बनाना पड़ता है. कैसे करोगे? और बीच के एरो में टाइम देना पड़ता है. 15 मिनट केमिकल उबालूंगा, 30 मिनट ठंडा करूंगा, 70 मिनट बाद ये डालूंगा, फिर घुमाऊंगा. जो भी आप करते हो आपको फ्लो चार्ट में टाइम के साथ देना है. एंड देन व्हाट आर द एक्सपेक्टेड आउटकम. आपका एक्सपेरिमेंट होने के बाद आप क्या एक्सपेक्टेड आउटकम एक्सपेक्ट करते हो वो लिखना है. एंड जो हमने शुरुआत में बोला था, अगर अपना कार्यक्रम सही नहीं हुआ तो ऑल्टरनेट प्लान आपको डालना पड़ेगा, प्लान बी, जो हमारे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस में हमने फेल्यूर के एंगल से लिया था, 18 to 25%. एक्सपेरिमेंटल अप्रोच में अगर आपने प्लान बी नहीं डाला तो आप रिजेक्ट हुए, ये तय है, तय है. स्पेशली साइंस वालों के लिए. नॉन साइंस वालों के लिए, अगर मेरे को मौदा गांव में जाके शेड्यूल ट्राइब लोगों से मिलना है, और वो मेरे को मिले नहीं, तो क्या मैं ओपन ओबीसी ऑल्टरनेट प्लान में डालूंगा? वैसे रिजेक्ट कर देंगे मेरे को. मेरे को अगर मेरे बेनिफिशियरी को मिलना है तो मिलना ही पडेगा. एकदा झालं होतं एका वेगळ्या संदर्भात. मी स्वच्छ भारत अभियानाचा प्रमुख प्रशिक्षक आहे. मी भरपूर ट्रॅव्हल करतो भारतात. तर एकदा आम्ही मध्य प्रदेशातल्या एका आदिवासी गावात गेलो होतो. आम्हाला लोकांना भेटायचं होतं. पहिल्या दिवशी गेलो, कोणी भेटलं नाही. दुसऱ्या दिवशी गेलो, कोणी भेटलं नाही. मग आम्हाला वाटलं गावात काय झालंय. मग बरं, ते गाव असं रिमोट मध्ये होतं. आम्ही आपला सिवनीवरनं हॉटेलमधनं निघायचो, 2-3 तास ट्रैवल करून पोहोचायचो. परत तिथे 1-2 तास वाट पाहून परत, हे 2 दिन. फिर अगले दिन हमने इंक्वायरी की, तर कळलं गावातले सगळे लोक शेतात जातात सकाळी. ते 4 वाजल्यानंतरच येतात आणि ते कट्ट्यावर मिळतील. तीसरे दिन हमको पता चला कि ये. फिर तीसरे दिन हम दोपहर को निकले, फिर जाके 2 दिन काम किया. तो नॉन साइंस में आपको अल्टरनेट प्लान होता ही नहीं है. आपको आपका टारगेट मिलना है, मतलब मिलना ही है. पर साइंस वालों के लिए अल्टरनेट प्लान होना पड़ता है. हाँ, नॉन साइंस वालों के लिए अल्टरनेट प्लान क्या होगा? मैं मेरा सैंपल साइज वेरी करूंगा, क्योंकि मैं एस्टिमेट पे ही काम करता हूँ ना. अगर मुझे लगा है कि मेरा सैंपल कम हो रहा है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कम आएगा, मैं सैंपल साइज बढ़ा भी सकता हूँ. सो ये ऑल्टरनेटिव प्लान में आते हैं नॉन सायन्स के लिए, राइट. देन आता मी तुम्हाला वाजले 11:15. आता मी तुम्हाला पुढच्या 10 मिनिटात सांगतो की आपलं प्रपोजल टॉप 10 मध्ये कसं आणायचं. याच्यावर थोडं लक्ष द्या. सगळ्यात पहिले खूप चांगली आयडिया पाहिजे तुमच्या डोक्यात. म्हणजे आता काल तुम्ही बघितलं का ते हेलिकॉप्टर? त्याला 6 वर्ष लागले बरं का त्या हेलिकॉप्टरला उडवण्यासाठी. तो जो प्रोजेक्ट होता, मार्सवर हेलिकॉप्टर उडवलं. इट लुक लाईक काय आपण त्याला ड्रोन म्हणतो ना, तसं ते होतं. त्याला पाते वगैरे होते. आणि मला वाटतं आपलं सेशन संपल्याबरोबर ती बातमी आली होती. मी खाली जाऊन ती बघितली, उडवलं ते. सो एनिथिंग दॅट इज आउटस्टँडिंग,
will be given a high level of weightage, जिसको हम कहते हैं out of the box. Then your preparation. At one hand, you will have a funding agency. On the other hand, you will have your department, institution, university, whatever it is, how you are going to deal with them. Third, the preparation of your proposal. आपका proposal badly organized नहीं होना चाहिए. Presentation sloppy नहीं होना चाहिए. मतलब no spelling error. आपको अगर कोई 15-20 लाख रुपए दे रहा है तो वो आपसे एक भी टाइपोग्राफिकल एरर की अपेक्षा नहीं करेगा. प्रपोजलला 10 वेळा वाचा, 15 वेळा वाचा, प्रिंटआउट घेऊन वाचा, लाल पेननी अंडरलाइन करा. इट शुड बी एरर फ्री, झिरो एरर. केअरिंग प्रेझेंटेशन. नाउ नो योर फील्ड. आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो तो आपका काम उस फील्ड से फंडामेंटल है क्या? इट हैज टू बी. अगर वो फंडामेंटल नहीं होगा तो शायद आप मतलब इंटरडिसिप्लिनरी में अगर आप जा रहे होगे तो दिक्कतें आ सकती है. मैं ये नहीं कहूंगा आएंगी, पण त्याला ते फंडामेंटल असेल आणि थोडं ओव्हरलॅप इंटरडिसिप्लिनरी मध्ये कुठे जात असेल तो दॅट इज एक्सेप्टेड. डज इट हैव अ ब्रॉडर इम्प्लीकेशन? मतलब ये जो हमीद साहब है ना सिप्ला के, 1980s के डिकेड में HIV एड्स पता चला अफ्रीका से और उस समय दवाइयां आने लगी और HIV एड्स की कंडीशन बहुत खराब होती थी. उसकी इम्यून सिस्टम धीरे धीरे करके वो मरता था. दवाइयां बहुत महंगी थी. अपने यहाँ सिप्ला नाम की कंपनी है, उनके हमीद साहब ने उसका जेनेरिक वर्जन बनाया जो लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, इवन इंडिया में जो HIV एड्स के पेशेंट है वो सस्ते में वो ट्रीटमेंट ले सकते हैं. आज उसके ब्रॉड इम्प्लीकेशंस हुए उनके रिसर्च के. तो डेफिनेटली आप अगर कोई ऐसा काम कर रहे हो कि जिससे वाइडर इम्प्लीकेशन आएगी, जिसको हम पोटेंशियल इम्पैक्ट कहते हैं, तो देन डेफिनेटली इट विल कैरी वेरी हाई वेट. देन इफ यू आर यूजिंग अ टेक्नोलॉजी, डज इट मेक यूज ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी? क्यों मैं आपको बता रहा हूँ. से आपने काम चालू किया इस साल और आप बोल रहे हो कि मेरा काम 1.5 साल में कंप्लीट होगा और मैं आप 4G टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं. सिंपल एग्जांपल. बाय द टाइम आपका प्रोटोटाइप और सब बन जाएगा 5G या 6G आ जाएगा. तो इसीलिए दोज हु आर यूजिंग टेक्नोलॉजी इन देयर वर्क, they should think of a technology at least 5 years ahead so that by the time your project becomes a product and it goes to the market, the technology will be unobsolete. नहीं तो मत टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट होते. फोर्थ, कैन इट बी डन ऑन टाइम एंड ऑन बजट? ये एक सबसे बड़ा साइंस वालों का दिक्कत वाला सवाल होता है. कई बार पैसे ज्यादा लग जाते हैं, कई बार समय ज्यादा लग जाता है, उसमें दोनों की भी अड़चन हो जाती है. फंडिंग एजेंसी की भी हो जाती है और रिसर्च टीम की भी हो जाती है. देन योर कॉम्पिटिशन. मेरा एक अमेरिकन बॉस था, वो मेरे को हमेशा कहता था, वो बोलता था निखिल जो तू सोच रहा है अभी इस वक्त वो 10 लोगों ने दुनिया में ऑलरेडी सोच के वो आगे बढ़ गए. सो वॉट एवर यू आर थिंकिंग, मेनी पीपल विल ट्राई टू डू द सेम थिंग, बट हाउ योर अप्रोच विल बी डिफरेंट. कैन यू गेट देयर फर्स्ट? एंड मेनी टाइम ये जो प्रपोजल वगैरह भेजे जाते हैं ना, इसमें भी बहुत सारा ग्रे एरिया होता है. इसमें आपका अच्छा प्रपोजल निकाल के किसी और को दिया जाता है. हे आम्ही एक केस अनुभवासकट बघितली आहे. जे रिव्ह्यू कमिटीचे चेअरमन होते ते बिचारे महाराष्ट्रीयन गृहस्थ होते पण कर्नाटकचे रहिवासी होते. त्यांनी एकदा बोलता बोलता सांगितलं की अहो आलेलं प्रपोजल त्यांनी चक्क घेतलं आणि त्याच्या नातेवाईकाला दिलं आणि तुम्हाला सांगून दिलं तुमचं प्रपोजल रिजेक्ट झालं. सो ये भी होता है. पीछे पर्दे के पीछे क्या होता है हमको पता नहीं चलता है. तो कंपटीशन अपना प्रपोजल लेके जा सकती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है. देन फंडिंग एजेंसी. तो फंडिंग एजेंसी का जितना डिटेल आप लोगे कि उनका बजट कितना है, उनकी प्रायोरिटी कैसी है, वो पैसा कैसे देंगे. टिपिकली क्या होता है ना, प्रोजेक्ट अलोकेट होने के बाद 10 से 15% आपको पैसा दिया जाता है.
मग टप्प्याटप्प्याने तो दिला जातो आणि उरलेला 25% फाइनल एक्सेप्टेंसवर दिलं जातं. सो वो देना पड़ता है. देन आपको ये देखना है गाइडलाइन, ड्यू डेट या महत्वाच्या आहेत बरं का. अगर उसमें ड्यू डेट लिखा है 22 अप्रैल 2021, उसका मतलब है 21 अप्रैल की रात को 11:59 में आपके इनबॉक्स में से वो मैसेज निकलना चाहिए. वन शुड नॉट ओव्हरलुक द ड्यू डेट. हा म्हणजे त्याबाबत ते 100% पंक्च्युअल असतात बरं का. तुम्ही एक दिवस जरी लेट झाला तर ते तुम्हाला प्रश्न विचारतात, ऐसा आपने क्यों किया. वो मत कीजिए, इट डजंट लुक गुड. आपले विदर्भातले लोक तसे हलाल आहेत, खूप आळशी आहेत. त्याच्यामुळे ड्यू डेट फॉलो करणं इज अ मस्ट. देन अगर उन्होंने बोला है प्रपोजल लेंथ, कई बार वो बोलते हैं प्रपोजल शुड बी 15,000 वर्ड, 18,000 वर्ड. कभी वर्ड में देते हैं तो या कभी पेजेस में देते हैं. तो उसमें आपको ध्यान में रखना है, आपको टेबल और फिगर का मिनिमम इस्तेमाल करना है. एक फिगर तो आपकी पक्की आएगी, कौन सी, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, वो तो आना तय है. पर आपको कोई प्रिलिमिनरी डेटा देना है तो वो डेटा आप एनेक्शर में डालना. अगर आपको 4 पन्ने का डेटा देना है कि भैया ये प्रिलिमिनरी डेटा है इससे रिलेटेड, वो प्रपोजल में मत डालना, एनेक्शर में डालना. तो आप प्रपोजल लेंथ में क्रायटेरिया में पास हो जाएंगे. नाही तर लोक काय करतात, भैताळासारखे फिगर आणि टेबल टाकतात सिनॉप्सिस मध्ये. तसं करायचं नाही या केसमध्ये, रिजेक्शन होऊ शकतं. एनेक्शर मध्ये टाका किंवा वेगळ्या पाठवा त्या सॉफ्ट कॉपी मध्ये. देन रिक्वायर्ड स्टेटमेंट, कई बार प्रपोजल में या गाइडलाइन में लिखा रहता है आपको ये स्टेटमेंट लिखना मैंडेटरी है. अगर आपने उससे कंप्लाई नहीं किया आप रिजेक्ट हो जाओगे. और लास्ट में मैचिंग फंड. मैचिंग फंड का मतलब ये होता है, स्पेशली मान लो आपको 10 लाख का प्रोजेक्ट मिल गया, आपको पहले प्रोजेक्ट अवार्ड होने के पहले ही हफ्ते में 1.5 लाख रुपए आ जाएगा. पर आपको बाद में बहुत काम करना है, कुछ मटेरियल लेना है, कंज्यूमेबल लेना है, फील्ड विजिट करनी है, तो अराउंड 20% आपके जेब में 2 लाख रुपए होने चाहिए. अगर आपके पास 2 लाख रुपए, क्योंकि वो क्या बोलते हैं, आप आपका पैसा खर्च करो और बाद में आप इनवॉइस रेज करके वो पैसे हमसे विड्रॉ करते जाओ. अगर वैसा आपके पास नहीं है तो आप आपके यूनिवर्सिटी या डिपार्टमेंट को जाके उनसे ऍडव्हान्स लो. जर तुमची परिस्थिती तशी नसेल तर ज्या संस्थेकडनं तुम्ही काम करताय त्यांना म्हणा, साहेब आम्हाला ऍडव्हान्स द्या, आम्ही एजन्सीकडनं आलेले पैसे तुमच्यासोबत ऑफसेट करू. बजेटबद्दल आपण बोललोच. मग एक लोकल सपोर्ट, तिथे तुमच्या डिपार्टमेंटचा हेड असेल, समजा तोच जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर असेल तर व्हेरी गुड. अगर आपको कोई स्पॉन्सरशिप दे रहा है, कोऑर्डिनेट विद दैट. ठीक है, को स्पॉन्सर हो रहा है, कोऑर्डिनेट विद दैट. एंड देन रोड मैप फॉर द प्रपोजल सबमिशन. आपको जो आपने ब्लॉक्स में प्रपोजल अभी तैयार किया है, तो आपको एक डेडलाइन दी जाती है, जनरली 15-20 दिन की टाइम समय सीमा होती है. वहां तक आपको अपना प्रपोजल सबमिट करना पड़ता है. तो ये सब बातचीत करने के बाद आप आपका फाइनल प्रपोजल जो है वो सबमिट कर सकते हैं. आता काही टिप्स तुम्हाला सांगतो. पहिला, इम्पॉर्टन्स एंड रिलीवेंस वर जोर द्या. दूसरा, अगर आपके फील्ड में कोई अगर एक्सपर्ट व्यक्ति होगा, चाहे विदर्भ में हो, महाराष्ट्र में हो या इंडिया में हो, और आप अगर उसको जाके मिलते हैं और बोलते की साहेब तुम्ही आमचे तज्ञ सल्लागार म्हणून या टीमवर राहा, आम्ही तुम्हाला मानधन देऊ, तुम्ही आम्हाला फक्त एक पत्र द्या की तुम्ही फील्ड एक्सपर्ट म्हणून या टीमचे भाग राहणार आहे. इट मेक्स अ जमीन आसमान का फरक. हा माझा वैयक्तिक अनुभव आहे. पण प्रॉब्लेम काय येतो, हे तज्ञ लोक कोणालाही असं पत्र देत नाही. मग त्याच्याकरता खूप लिटरली मराठीत म्हणायचं तर तळवे चाटावे लागतात. अगदी साहेब द्या द्या विनवण्या करा, नाही तर मग तुमचं खूप चांगलं कनेक्शन पाहिजे कोणाच्या थ्रू. तर बरेचदा तो अनकंफर्टेबलही होतात लोक खूप विनंत्या करून. तो ऐसा अगर मिल गया तो फिर आपके चारों सितारे चमक गए समझ लो. और वो सही में, क्योंकि उसका नाम मैटर करता है कि वो आपकी टीम का एडवाइजर है. देन डेवलप दी हाइपोथेसिस. इट शुड बी ए टेस्टेबल, इट शुड बी दी बेसिक प्रीमाइस. एक चीज आप याद रखो, आप घर में जाके आपका सिनॉप्सिस देखो, आपका थीसिस देखो और हाइपोथेसिस देखो. entire statement of problem should be revolved around the hypothesis itself.
जे मला पीएचडी मध्ये दिसत नाही बहुतांश केसेसमध्ये. मी बहुतांश म्हणतो म्हणजे माझे मॅनेजमेंट अँड कॉमर्सची मुलंच, मला बाकी फील्डचा अनुभव नाहीये. तो हायपोथिसिसच्या अराउंडच तुमचं सगळं बिल्डिंग बनली पाहिजे थिसिसची. ते पीएचडी मध्ये चालतं तसं बनलं नाही तर. बट हिअर इट इज अ बेसिक प्रीमाइस ऑफ योर प्रपोजल इज योर हाइपोथेसिस. एक बार आपका हाइपोथेसिस बन गया कि आपकी गाड़ी चलने लगती. आपका हाइपोथेसिस एम और ऑब्जेक्टिव्ह से बडा होना चाहिए. आता मला बरेचदा लोक विचारतात, अहो साहेब याचा अर्थ काय, म्हणजे काय? म्हणजे बडा मतलब महत्वाचा असला पाहिजे. काल आपण काय चर्चा केली, टायटल ऑफ योर thesis is equal to aim is equal to objective is equal to statement of problem is equal to hypothesis. तो यहाँ पे आपका हाइपोथेसिस थोड़ा ऊपर रहना चाहिए. हालांकि वो इक्वल टू एम और ऑब्जेक्टिव होता है, बट हाइपोथेसिस स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए. Then rationale of each study linked to the aspect of an hypothesis, a potential outcome of experiment. Grammatical, typographical spelling avoid करा mistake. Use the large font. Large font मतलब कैम्ब्रिया, कैलिब्री, टाहोमा, 12 1.25 मॅक्स. एरियल वापरू नका. टाइम न्यू रोमन तुम्ही जे पीएचडी करता वापरता, जे विद्यापीठाने सांगितलंय ते त्याच्यावर. जर म्हणत असेल हा फॉन्ट वापरा तरच वापरायचा, नाहीतर आम्ही टिपिकली 3 वापरतो, कॅम्ब्रिया, कॅलिब्री अँड टाहोमा. सब हेडिंग स्पेसिंग व्यवस्थित करा. हाई क्वालिटी फिगर. हाई क्वालिटी फिगर का मतलब क्या, मान लो आपने वेबसाइट से कोई एक आधी फिगर डाउनलोड की और आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्ट की, वो दिखती तो सही है, बट जब आप उसका प्रिंट आउट लोगे ना, उसका रिजोल्यूशन खराब आ जाता. वो थोड़ी आपका प्रपोजल ऑनलाइन देखने वाला है. तो ऐसे क्या करने का, वो फिगर को डाउनलोड करने का, प्रिंट आउट लेके देखने का दिखती क्या, ठीक दिखेगी नहीं 99%. उसको अडोबे फोटोशॉप में लेके जाने का, उसका रिजोल्यूशन चेंज करने का, उसको कलर से ब्लैक एंड व्हाइट में लाने का, और फिर प्रिंट आउट लेके देखने का, तभी जाके उसको डालने का. अगर ये मैं बहुत कार्यक्रम में अगर आपको तकलीफ हो रही होगी डायग्राम बनाने का खुद और फिर डालने का. देन ऑथर डिफाईन ॲक्रोनिम वापरू नका. शॉर्टकट वगैरे जे तुम्ही SMS आणि व्हॉट्सअपवर वापरता, नो. प्रोवाइड पिटफॉल फॉर पोटेंशियल पिटफॉल, ऑल्टरनेटिव्ह आपको देना जरूरी है. कीप द बजट सिंपल. डू नॉट मेक योर बजट वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड. एब्स्ट्रैक्ट इज द की, वर्क ऑन इट. क्योंकि अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट ही नहीं जम रहा है तो फिर आपका आगे का काम कोई पडणे नाही वाला है. आता जे आम्हाला फीडबॅक मिळतात की का बरं रिजेक्ट होतात प्रपोजल, त्यांनी व्यवस्थित लिहिलेलं नाहीये, ते जस्टिफाईड नाहीये, ते एक तर एक्सपेरिमेंटल नाहीये की तो शास्त्रशुद्ध प्रॉब्लेम नाहीये, प्रोग्रामच्या प्रायोरिटीमध्ये त्याचा रिलेव्हन्स कमी येतोय, किंवा त्याचा प्रिलिमिनरी डेटा सध्या अवेलेबल नाहीये, हाइपोथेसिस नहीं है या फिर है तो सही नहीं है, फिर एक तो ये डिस्क्रिप्टिव स्टडी है, या तो फिर ऑब्जेक्टिव जो है वो हायपोथेसिस को ऍड्रेस नाही करते. हे सगळं तुम्हाला तुमच्या थिसिस मध्ये दिसून येतं, माहिती का. त्याच्यामुळे पीएचडी ची परीक्षा खूप एंट्री लेवलवर घेतली जाते साहेब. म्हणून हे जे तुम्ही 7-8 दिवस हे जे शिकाल ना, तुमचा प्रबंध तुम्ही असा बनवा की तुम्हाला अभिमान वाटला पाहिजे की हो हे मी काम केलंय. ये सब अभी भी करने का टाइम है. आपका ऑब्जेक्टिव और हाइपोथेसिस एड्रेस होना ही चाहिए. ऑब्जेक्टिव कैन नॉट बी डिफ्यूज, दे हैव टू बी वेरी वेरी फोकस. अगर आप कोई अप्रोच ले रहे या मेथड ले रहे तो उसका डिटेल नहीं है. या जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है उसने वो मेथड पे काम नहीं किया है, मतलब वो चलाता था बस, अब तुम बता रहे हो वो हवाई जहाज चलाएगा, वो बोलेंगे यार इसको तो बस चलाना आता है, आप हवाई जहाज की मेथड क्यों डाले हो. वो भी वो चेक करते. एक्सपेक्टेड रिजल्ट आर नॉट प्रेजेंटेड और इंटरप्रिटेड. पिटफॉल नॉट एड्रेस, ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन नहीं बताया. बहुत एम्बिशियस है, बहुत डिफिकल्ट है 6-8 महीने में कंप्लीट होने के लिए. टाइमलाइन अनरियलिस्टिक है. फिर रिसबमिटेड प्रपोजल. काही एजन्सी असतात ते काय करतात, तुम्हाला म्हणतात तुमचं प्रपोजल चांगलं आहे, या गोष्टीमध्ये चेंज करा, पुढच्या वर्षी सबमिट करा. कैंडिडेट क्या करता है, हाँ अगले साल देखूंगा, और अगले साल फिर वो वैसी भेज देता है. वैसा मत करो. अगर आपको आपका प्रपोजल वापस आता है तो तुरंत उन्होंने जो बोला है वो चेंज उसमें करो. डेस्कटॉप पे जाओ, फोल्डर डालो, प्रोजेक्ट जो भी होगा इयर 2022. पुढच्या वर्षी डेस्कटॉपवरचं ते फोल्डर उघडायचं
त्याच्यातनं ती ईमेल त्यांना करायची. म्हणजे त्यांनी जे कन्सर्न आयडेंटिफाय केले ते आपण सॉर्ट आउट केले. पेटंट आयपी वर मी काही बोलत नाही, हे आपलं याचा पार्ट नाहीये. सो वा आज टाइमिंग क्या अपन एक्झॅक्टली 10:30 को चालू आहे, एक्झॅक्टली 12 बजे आप खतम हुए. मुंबईच्या लोकलचं टायमिंग झाला. तर आता आपण 10 मिनिटाचा ब्रेक घेऊ. मी तुम्हाला इथिक्सच्या नंतर याच्यावरचे प्रश्न विचारायचा याला चान्स देईल. तुमच्या ऑनलाईन परीक्षेमध्ये हार्डली एखादा प्रश्न येईल याच्यावर. प्रपोजल कसं बनवायचं, प्रपोजलची लेंथ, प्रायोरिटी वगैरे या गोष्टी फक्त तुम्ही लक्षात ठेवा. ठीक आहे. आपण शार्प 12:10 येऊ आणि मग माझा आवडता विषय नैतिकता आणि संशोधन याच्यावर आपण 1:25 चर्चा करू किंवा 1:20 पर्यंत. मग तुम्हाला 10 मिनिटाचा मी प्रश्न उत्तरासाठी कालावधी देईन. ठीक आहे, चालेल? ओके सर. ठीक आहे, ओके. थैंक यू सर. फ्रेंड्स आप मीटिंग लीव मत करिए, ठीक है? कनेक्टेड रहिए और रिफ्रेशमेंट का ब्रेक लीजिए 10 मिनट का. किसी को कुछ पूछना है? नहीं मैम. हाँ ठीक. ओके.